देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर भी। यस मैम। यस मैम। अच्छा देखो, यहाँ हम लोग जो अकाउंट्स पढ़ रहे थे वो हम लोग का लास्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर मैंने जो स्टार्ट किया था दैट इज कॉस्ट, बेसिक ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो कि जिनका इंटर है, ठीक है, उनका तो मतलब कॉस्टिंग में रहता है। और बाकी जो फाउंडेशन के लिए है उनका देखो यहाँ पर हम लोग का जो है अकाउंट्स के साथ रहता है। मैंने लास्ट क्लास में ये सारा चीज बता दिया था, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। तो बेसिक ऑफ कॉस्ट से सभी का थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में, ये मेरा हैंड रिटन नोट है, मैंने ये पीडीएफ बोला था मेरे से मांग लोगे अगर मैंने शेयर करना भूल गए हैं तो। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ना। ठीक है, क्या क्या होता है फाइनेंस मैनेजमेंट कॉस्ट, यहाँ से मेरा स्टार्टिंग था, ये सब मैंने बता दिया था। आज हम लोग इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में कॉस्ट एपोर्शनमेंट तक मैंने बताया था। ठीक है, आज हम लोग कॉस्ट एब्जॉर्प्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, देखो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में जैसे देखो स्पॉन्ज जो है वो पानी में डालोगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेने का मतलब क्या, अपने अंदर कंटेन कर लेना। ठीक है, तो हमें कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना है, तो किस में करवाएंगे, ऑब्वियसली जो गुड्स हम लोगों ने बनाया है फिनिश गुड्स में हम लोग कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाएंगे। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कॉस्ट को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करवाएंगे कहाँ पर, फाइनल प्रोडक्ट में। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर कॉस्ट को फाइनल प्रोडक्ट में एब्सॉर्ब नहीं करवाएंगे तो उसे बेचेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी फिनिश गुड्स हम लोग बनाते, कुछ भी बनाओ, ठीक है, हम लोग कुछ भी बना के बेचते हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे कोई फूड आइटम हो, ठीक है, चाहे कोई क्लोथ्स हो, ठीक है, कुछ भी हो, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करके बना के जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, अगर हम उसमें कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाने का मतलब मतलब प्रोडक्ट में जितना भी मेरा कॉस्ट हुआ है उसको फिनिश गुड्स में एब्जॉर्ब कर नहीं करवाएंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट टू द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। अब देखो, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना, दो तरीके का कॉस्ट होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो, या मैंने एक एग्जांपल किया है कि एक कस्टमर एक टेलर के पास गया और उसे एक शर्ट बनाने के लिए बोला कि मेरे लिए ऐसा एक शर्ट बना के दे दीजिए। ठीक है, तो देखो इस शर्ट का मेन जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है उसका फैब्रिक या जो कपड़ा यूज होता है। मान लो 2 मीटर कपड़ा लगेगा जो शर्ट बनने में, और 1 मीटर कपड़ा 500 रुपए का मिलता है। ठीक है, तो टोटल 1000 रुपीज का जो है इसमें शर्ट का कपड़ा लगेगा। और स्टिच करने का टेलर अपना मेहनत जो लेबर कॉस्टिंग होता है वो लेगा 200 रुपीज। कैसे लेगा, बोला कि इसको बनाने में 2 घंटा लगेगा, हम 2 घंटे में रेडी कर देंगे, पर आवर 100 100 रुपए करके लेंगे। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल है, कम ज्यादा हो सकता है मार्केट में, ठीक है, मुझे इतना नहीं पता, तो ये 200। और मान लो यहाँ पर जो बटन लगा हुआ है, अब वो भी पता है कि 3 पीस बटन से हो जाएगा, और एक बटन जो है 10 रुपीज का मार्केट में मिलता है, इसका मतलब जो है 3 पीस बटन जो है 30 रुपीज का हमारा लग जाएगा। तो ये सभी क्या है ना, ये रॉ मटेरियल है, ये फैब्रिक जो है ये रॉ मटेरियल, ये बटन जो है ये रॉ मटेरियल, और ये जो है ये हम लोग का लेबर है। कॉस्ट में सभी चीज को लेबर बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई स्किल्ड है तो उसे कुछ और कहेंगे, स्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, कॉस्टिंग में सभी को लेबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट का बात कहना चाह रहे थे। तो ये जब शर्ट बन के रेडी हो जाएगा ना, तो हम लोग शर्ट को देख के आराम से बता सकते हैं 1000 रुपीज का इसमें क्या लगा है, फैब्रिक लगा है। ठीक है, और लेबर कॉस्ट, यानी लेबर यहाँ पर कौन है,
टेलर, ठीक है, उन्होंने लिया है 200 रुपीज और बटन जो है 3 पीस 30 रुपीज का लगा हुआ है। तो ये जो कॉस्ट हम लोग फिनिश गुड्स को देख के ही बता सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और जो हम लोग इस फिनिश गुड्स को यानी शर्ट को देख के नहीं बता सकते, उसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, जैसे मान लो इस शर्ट को सिलने में जो थ्रेड का यूज हुआ है, ठीक है, जो थ्रेड का यूज हुआ है, वो थ्रेड यहाँ पर जैसे मान लो अब टेलर के पास ना अलग अलग कलर का बहुत सारा थ्रेड होता है, अब वो मैचिंग करके जो है स्टिच कर देता है, ठीक है। अब मान लो ये शर्ट जो है ये है मान लो व्हाइट कलर का, ठीक है। तो अब व्हाइट कलर का थ्रेड से इन्होंने सिला होगा, अब व्हाइट कलर का थ्रेड इसमें कितने रुपए का लगा है वो उतने आसानी से वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जिस मशीन पे इस शर्ट को सिला गया, टेलर का मशीन होता है, ठीक है, तो उस मशीन का जो मतलब मशीन को जब यूज किया गया तो कितने रुपए का डिप्रिसिएशन इस शर्ट पे आया। गुड इवनिंग परमेश। तो गुड इवनिंग मैम। कितने रुपए का जो है इस पे थ्रेड का खर्चा होगा, कितने रुपए का मशीन का डिप्रिसिएशन लगा। अब मान लो टेलर का शॉप जहाँ है उस शॉप का जो है वो रेंट भरता है, मतलब रेंटेड शॉप है। तो अब देखो कस्टमर को ये जब शर्ट बेचेगा, थोड़ी ना वो सिर्फ फैब्रिक का खर्चा और स्टिचिंग का खर्चा और बटन का खर्चा कस्टमर से निकालेगा, ऑब्वियसली थ्रेड का खर्चा भी निकालेगा, मशीन का डिप्रिसिएशन का भी निकालेगा, शॉप के रेंट का भी निकालेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो इस शर्ट को बनाने में यूज हो उसका भी निकालेगा। लेकिन ये खर्चा तो इस गुड्स में आइडेंटिफाई करना आसान है या फिर हम लोग देख के बता सकते, लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते ये एक शर्ट पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हमारा कितना हुआ या फिर शॉप रेंट कितना यहाँ पर एपोर्शन करे, ठीक है। तो इसका अलग अलग मेथड होता है। तो ये मेथड कहाँ पर पढ़ा जाता है, ओवरहेड कॉस्टिंग बोल के एक चैप्टर होता है, वहां पर ये पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट को एपोर्शन करेंगे या एब्सॉर्ब करवाएंगे हमारे फिनिश गुड्स में। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो सारा कॉस्ट जो इजीली हम लोग अपने फिनिश गुड्स को देख के नहीं बता सकते। जैसे यहाँ और एक एग्जांपल है, देखो एक फर्नीचर बना हुआ है, इस फर्नीचर को बनाने में जो भी ग्लू लगा है या फिर मान लो मतलब फेविकॉल वगैरह का यूज होता है ना लकड़ी के फर्नीचर पे, तो अब फेविकल मान लो 10 किलो का एक पूरा जो है डब्बा लेके आ गया, ये उससे ज्यादा भी होता है, उनका काम है। तो फिर कारपेंटर क्या करते हैं, उस फेविकॉल को यूज करे। अब ये बेंच देख के ना ये नहीं बता सकता कितने रुपए का फेविकॉल लगा, क्योंकि वो तो जो है लॉट्स में आ जाता है, फिर उसमें से यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो खर्चा हम लोग इजीली नहीं बता सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो हम लोग फिनिश गुड्स को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज बोला है, देखो जो हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पॉइंट से हमारा स्टार्टिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फाइनल प्रोडक्ट में, करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, नहीं करोगे तो अपना ही प्रोडक्ट लॉस में बेचोगे, करना तो पड़ेगा। सारा खर्चा जो है प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके कस्टमर से ही तो रिकवर करना है, तो उसको इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्सॉर्ब करना, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन का ना अलग अलग मेथड होता है, जैसे कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर रेट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर। तो ये मेथड जो है तब समझ में आता है जब हम लोग इस मेथड से क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में होता है, ओवरहेड कॉस्टिंग में होता है, जो कि हम लोग इंटर में पढ़ते हैं, ठीक है। ओवरहेड कॉस्टिंग जो है वो चैप्टर इंटर में होता है, फाउंडेशन में वो चैप्टर नहीं होता है, ठीक है। इंटर जिनका है उनका होता है, उनको हम करवाते हैं। फाउंडेशन में जो है ये सिर्फ थियोरिटिकली ही है, और इंटर में थियोरिटिकली भी है और प्रैक्टिकली भी है, ठीक है। तो तुम लोग जब इंटर चले जाओगे तो तुम लोग भी करोगे। तो यहाँ पर देखो, अब ये सब मेथड जो है ना, ये इसका भी लॉजिक होता है, जैसे कि मेटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज में मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को एपोर्शन करना है। ये कब करते हैं, जब मान लो कि मेरे पूरे प्रोडक्ट में मेटेरियल का कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तब परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज किया जाता है। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो ये सबको टोटल करके बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहला पहला खर्चा। पहले खर्चे में क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब वो मटेरियल जो मेरे फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाइबल है, जैसे कि फर्नीचर के केस में वुड यानी लकड़ी, ठीक है, और
कपड़ा बना रहे, क्लोथ्स, शर्ट बना रहे, तो उसमें लगा हुआ फैब्रिक या कपड़ा जो भी बोलो। लेबर, जैसे लकड़ी, अगर हम लोग फर्नीचर बना रहे तो उसमें कारपेंटर, अगर कपड़ा सिलवा रहे हैं तो फिर टेलर। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस का एक एग्जांपल अगर दे, जैसे मान लो हम लोग जो यहाँ पर कपड़ा बनवा रहे हैं ना, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब टेलर क्या करता है, कपड़े को सिल के फिर उसको प्रेस करके बेचना चाहता है, मतलब प्रेस करेगा तो उसका लुकिंग्स ठीक हो जाएगा ना, मतलब वो तो सिलाई करते करते थोड़ा इधर उधर, तो प्रेस करके उसे बेचना चाहता है, तो प्रेस का काम ये लोग खुद नहीं करता है। ठीक है। तो क्या कर सकता है, किसी और को, मतलब जो प्रेस या आयरन जो भी बोलो उसका काम करते हैं, उनको दे दिए कि भाई मेरे इतने पे शर्ट बन गए हैं, आप इसको आयरन करके दे दीजिएगा। तो अब जो आयरन करके देता है या प्रेस करके देता है, वो मान लो एक शर्ट प्रेस करने का 50 रुपीज लेता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग इस कॉस्ट को भी अपने शर्ट में आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली। ठीक है, कि एक शर्ट पे प्रेस करने का खर्चा कितना था, 50। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंस जो कि फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई तो हो जाएगा, लेकिन वो मेटेरियल भी नहीं है, वो लेबर भी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और डायरेक्ट सारे खर्चे को ऐड करने से जो खर्चा आता है उसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। ये सब टर्म तुम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट जो है वो सभी को करना पड़ता है। ठीक है, इंटर वालों को तो करना पड़ता ही है, और कॉस्ट शीट जो है तुम लोग के फाउंडेशन में भी होता है। ठीक है। तो अगर ये प्राइम कॉस्ट नहीं पता होगा तो फिर कॉस्ट शीट करने में दिक्कत होगा, तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो वही मैंने बताया। अब प्राइम कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट का मतलब है जहां पर मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सभी खर्चे प्रायोरिटी जो है सेम है, तब हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अगर हम लोग मशीन ओरिएंटेड ज्यादा काम करते हैं तो मशीन आवर्स रेट यूज करते हैं। अगर हम लोग लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा करते हैं तो लेबर कॉस्ट यूज करते हैं। अगर लेबर का टाइमिंग ज्यादा मायने रखता है तो लेबर आवर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर कुछ मेथड से जिसको यूज करके हम लोग अपने फिनिश गुड्स में इनडायरेक्ट कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाने का कोशिश करते हैं। करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग अगर अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचेंगे तो फिर वो लॉस में जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट एब्जॉर्प्शन। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल मे बी चार्ज्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बोल रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम लोग चाहे तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के परसेंटेज पे जो है कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ मेथड तो बताया ही था, मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहा है, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और इस मेथड से इन्होंने क्या करने का सोचा है, एग्जाम्पल जो है उसके हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट को प्रोडक्ट में एब्सॉर्ब करवाने का सोचा है। ठीक है। जैसे मान लो कि इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे कि थ्रेड, उसका कॉस्ट हो गया मान लो 100 रुपीज। ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है मान लो 500 रुपीज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100/500 इंटू 100 करके जितना भी आएगा। ठीक है। तो ये हो गया 20%। ठीक है। तो हम लोग 20% अप्लाई करेंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है। कैलकुलेशन करने तुम लोग को देगा नहीं, मतलब ये थियोरिटिकली वे में देखो तो नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो बोला है कि इनडायरेक्ट मटेरियल के खर्चे को डायरेक्ट मटेरियल के परसेंटेज में ये लोग एब्सॉर्ब करवाना चाहते हैं। ठीक है। फिर आता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कन्वर्ट करना। अब मेनली कन्वर्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। अब कन्वर्जन करवाते वक्त जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, लेबर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सब इंक्लूड होगा। मतलब रॉ मटेरियल तो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एंडिंग पॉइंट फिनिश गुड्स है, तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के अलावा बाकी जितने भी खर्चे होते हैं उसको बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। जैसे ये शर्ट वाला केस ही अगर तुम लोग देख लो, हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर कन्वर्जन कॉस्ट कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये सब हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने बताया क्यों ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है। और जैसे कि स्टिचिंग करने का चार्जेस जो टेलर ले रहा है, ये वाला खर्चा। ठीक है। और ये भी मेटेरियल है, ये भी मेटेरियल है। ठीक है। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो
ये मटेरियल को यूज करके, फैब्रिक, बटन, ये सब यूज करके, टेलर जो ये सारे खर्चे करके इस कपड़े से या फैब्रिक से शर्ट बना रहा है, तो इसमें जितने भी खर्चे लग रहे हैं, मतलब कन्वर्जन कॉस्ट कितना हो जाएगा पता है, यहाँ से 200, मतलब मैंने जो वैल्यू लिखा है उसके हिसाब से। अब ये सब मान लो खर्चा हो रहा है टोटल जो है, मान लो यहाँ पर ये सब अपोर्शन करके आ गया हम लोग का 500 रुपया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सब टोटल करके, तो ये हो जाएगा हम लोग का 700 रुपीज, ठीक है, तो कन्वर्जन कॉस्ट लग गया 700 रुपीज। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्टिंग हमें किस चीज में हेल्प करता है, तो बोल रहा है कॉस्टिंग जो है किन किन जगह पे, किन किन सेक्टर पे हेल्प करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है, एड्स टू मैनेजमेंट, एड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी हेल्प करता है, एड टू एम्प्लॉइज, एड टू नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। मतलब देखो मैनेजमेंट को तो हेल्प होगा ही, वो तो मैंने पहले दिन ही बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग होता है अकाउंट्स का, चाहे कॉस्ट का फाइनेंशियल, उसी से मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले सकता है कि उन्हें जो है अपना फ्यूचर पॉलिसी क्या इंप्लीमेंट वगैरह करना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट को तो ऑब्वियसली कॉस्ट हेल्प करेगा, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं क्रेडिटर को भी हेल्प मिलेगा, क्रेडिटर को कैसे हेल्प मिलता है कि क्रेडिटर देखेगा कि उसे इस तरीके, मतलब कोई कंपनी में अगर सप्लाई करना है अपना जो भी रॉ मटेरियल वगैरह, तो करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो वो कॉस्टिंग वगैरह जो उसका डेटा या रिकॉर्डिंग अगर उसे मिले, तो उसके लिए एक सपोर्ट हो जाता है कि डिसीजन लेने में कि उसे कौन से कंपनी में सप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब कौन कितना प्रोडक्ट कैसे बेच सकता है, तो अब उसका पेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर को भी हेल्प होता है, इम्प्लॉइज को भी हेल्प होता है, ठीक है, और नेशनल इकोनॉमी में भी हेल्प होता है कॉस्टिंग, अगर हम लोग फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम लोग कॉस्ट को असर्टेन करें, क्यों, क्योंकि जब तक मुझे कॉस्ट नहीं पता होगा हम सेल वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सेल वैल्यू कैसे निकालते, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं पता होगा या मेरे सर्विस का कॉस्ट क्या है वही नहीं पता होगा, तो हम प्रॉफिट जोड़ के मेरा प्रोडक्ट या सर्विस जो भी बेचना चाहे हम बेचे कैसे, ठीक है। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग ये निकाल पाए कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। अब एक यूनिट मतलब जो भी हम लोग प्रोडक्ट बना रहे, अब उसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, टन हो सकता है, किलो हो सकता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में कॉस्ट यूनिट मैंने बताया था, वहां पर भी बोला। फिर यहाँ पर बोल रहे टू प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, हम लोग कॉस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हैं, मतलब कितने तरीके का कॉस्ट है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जाता है, फंक्शनल बेसिस पे, नेचर बेसिस पे, आगे आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। तो एनालिसिस का मतलब वही डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टू डिस्क्लोजर सोर्सेस ऑफ वेस्टेज, अगर हम लोग के प्रोडक्शन में कुछ भी वेस्टेज हो रहा है, तो अगर हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं सारी चीज का, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम लोगों का अगर कुछ वेस्टेज हो रहा है तो उसका सोर्स क्या है, और उसको एलिमिनेट कर पाएंगे ताकि हमारा लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा, जरूरत पे जैसा डेटा का जरूरत होगा हम लोग वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग कॉस्ट जो है कॉस्ट का डेटा, मतलब जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है, वो डेटा का अगर रिकॉर्डिंग रखेंगे तो जब भी जरूरत होगा हम लोग उस डेटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैनेजमेंट को दे सकते हैं, जिनको भी रिक्वायरमेंट होगा उनको दे सकते हैं, अपने काम में यूज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा। फिर बोल रहे टू एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो मुझे कॉस्ट पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बोला सेल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। तो मुझे अगर सेल वैल्यू पता करना है तो भी कॉस्ट चाहिए, मुझे अगर ये पता करना है कि बेच के कितना प्रॉफिट कमाएंगे तो भी मुझे कॉस्ट चाहिए, ठीक है। बिना कॉस्ट के ना तो हम लोग सेल वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना तो हम लोग प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉस्ट, हम लोगों को अगर अपने कॉस्ट में कंट्रोल रखना है तो मुझे उसका डेटा, प्रॉपर डेटा चाहिए। देखो अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट बनाने में कब कितना खर्चा हुआ था, तो हम उस पर कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि तुम लोग जो है एग्जाम देते हो, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसे,
प्री टेस्ट तो क्या जो है क्लास टेस्ट जो भी है। तो अगर तुम लोग वो सब डेटा रखोगे नहीं तो अपना इंप्रूवमेंट कैसे करोगे कि पिछले बार मान लो 10 आउट ऑफ 5 मिला था, अब मिला 10 आउट ऑफ 8, तो ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अपने पढ़ाई में कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ ठीक है हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो ये जो कंट्रोलिंग कर रहे हो ये कैसे करो, प्रीवियस जो एनालिसिस है उसको देख के। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग कॉस्ट का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं फॉलो करेंगे, तो हम लोग अपने कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है नेक्स्ट टू रिवील सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और हमें क्या करना है, इकोनॉमिक सोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमें जरूरत पड़ता है। मतलब अगर हम लोग अपना कॉस्ट का रिकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी जो रिसोर्सेस है उसको भी हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर बोल रहा है टू एडवाइज मैनेजमेंट, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि मैनेजमेंट को डिसीजन, अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, मैनेजमेंट को अगर डिसीजन अपना सुनाना है, ठीक है, तो उसको कॉस्ट का रिकॉर्डिंग का जरूरत होगा। कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है तो उसका जरूरत होगा। तो अगर हम लोग अपना रिकॉर्ड कॉस्ट का डेटा रखेंगे तो ही ना मैनेजमेंट को एडवाइस जो है वो दे पाएंगे कि इतना कॉस्ट इनकट हुआ, ये हुआ, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डेटा फॉर मैनेजमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के सामने। फिर बोल रहा है टू हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, हम लोग अगर बजट बनाते हैं, ठीक है, देखो बजट बनाना जरूरी होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना बजट बनाते हैं। तो अगर हमें बजट बनाना है, अगर हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्डिंग है कि ये प्रोडक्ट बनाने में इतना सारा, यूनिट बनाने में इतना सारा खर्चा होता है, तो वो देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं कि भाई इस बार, पिछले साल अगर इतना खर्चा हुआ था तो इस बार इतना खर्चा हो सकता है, या इतने रुपए में इतने सारे ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बजट बनाने में हेल्प करता है। फिर बोला इंसेंटिव बोनस प्लान बेस्ड ऑन कॉस्ट सेविंग्स, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने एम्प्लॉय लोगों को या फिर वर्कर लोगों को या फिर लेबर जो भी बोलो उनको अगर इंसेंटिव बोनस ये सब देना चाहते हैं, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव बोनस तभी दे सकता है अगर उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, अच्छा सेल हो रहा है, तो ही वो दे सकता है। तो अच्छा प्रॉफिट कब कमाएगा कोई, अच्छा प्रॉफिट तभी कमा सकता है जब उसका सेल ज्यादा हो। अब सेल ज्यादा कैसे हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है, या तो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सिस्टम जो है ज्यादा एडेप्टेबल नहीं है, ठीक है। लो क्वालिटी का प्रोडक्ट लोग ज्यादा दिन नहीं लेंगे, सस्ता सुंदर होना चाहिए, ठीक है। सस्ता है और इसका मतलब फालतू है वो नहीं चलेगा, ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास कवर किया था, ठीक है। कि कॉस्ट अगर रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर ले, ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट था क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, तो वही बोल रहा है। तो अगर हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे फिर भी सस्ता में अच्छा चीज देंगे तो लोग लेगा, ठीक है। तो अगर हमारा कॉस्ट सेविंग्स होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम लोग अपने एम्प्लॉय लोगों को खुश करने के लिए सैलरी या वेजेस के साथ साथ, वो तो नॉर्मल है वो तो सभी देते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इंसेंटिव बोनस ये सब भी पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, काफी सारा पॉइंट है, तुम लोग को जितना याद रहे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने कम मतलब अपने वहां पर अपने इंटरप्राइज में अगर इंस्टॉल करना चाहता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है, तो उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बोल रहा है नो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल सच सिस्टम, बोल रहा है ये ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के पहले ये पता होना जरूरी है कि हम लोग ये सिस्टम क्यों अडॉप्ट करें, क्या हम लोग सच में कॉस्ट रिलेटेड काम करते हैं तो ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो सभी को कॉस्टिंग करना जरूरी नहीं होता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वही कॉस्टिंग करते हैं, जो कुछ बना के बेचते हैं, जो ट्रेडर होते हैं उन्हें तो जरूरत नहीं है। ट्रेडर कौन है, जैसे मान लो कि कोई जो है बिस्किट का फैक्ट्री है तो वो बिस्किट बना के बेचता है, तो उसे कॉस्ट करना मतलब उसे पता करना जरूरी है कि उसके बिस्किट का कॉस्ट कितना आता है, फिर उसमें वो प्रॉफिट लगा के बेचता है। लेकिन
अगर कोई ट्रेडर है बिस्किट खरीद लेता है, जैसे अलग अलग कंपनी का होता है ना, बिस्क फार्म होता है और क्या बोलते हैं उसे, ब्रिटानिया होता है, सनफिस्ट होता है। तो ये सब कंपनी का बिस्किट्स जो है देखोगे ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा तुम लोग को, तो वो खरीद लेते हैं अलग अलग कंपनी के लोगों से, जैसा प्रोडक्ट जहां पर बिकता है, और फिर वो बेच देते हैं। तो उनको थोड़ी ना इससे दिमाग लगाना है कि भाई बिस्किट कितने का बना, वो तो देखेंगे कि उनका खरीदारी कितने का पड़ा। मान लो एक बिस्किट का छोटा सा पैकेट जो है 15 रुपीज का है, लिखा हुआ है, उनको पता है वो कस्टमर को 15 में बेचेंगे, लेकिन जिस कंपनी ने उनको दिया, मान लो उन्होंने वो दे दिया है 13 रुपीज का, ठीक है, या फिर 14 रुपीज का, तो 1 रुपए जो है वो बेचने पे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। बस उनको इतने से मतलब है, बिस्किट बनाने का खर्चा ढूंढना उनके लिए नेसेसरी नहीं है। तो वही बोल रहा है कि अगर हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो पहले हमें पता करना चाहिए कि ये इंस्टॉल करने का हमारे इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर बोला है नो द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज ऑपरेटिंग। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब मैन्युफैक्चरिंग है तो ठीक है, अब ये पता करेंगे कि क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब क्या इंडस्ट्री है जहां पर हम लोग ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट बोला है नो द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड देयर नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। हायरार्की का मतलब होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन है, लो लेवल मैनेजमेंट कौन है, ठीक है, ये सब होता है। तो बोल रहा है कि हमें हायरार्की पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की क्या है और किसको किस तरीके का इंफॉर्मेशन का जरूरत होता है, तभी उसी हिसाब से हमें अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहिए। फिर बोल रहा है नो द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, और जो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, उसका प्रोसेस भी हमें पता होना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। फिर बोल रहा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सॉरी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वहां जो इंफॉर्मेशन का जरूरत है उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट है, लेकिन किसी के साथ किसी का कोई सिंक नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इनको पूछा जाए तो ये इनका बात नहीं बोल सकते, इनको पूछा जाए तो ये इनका बात नहीं बोल सकते, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे देखो ना, नॉर्मली क्या होता है, बैंक वगैरह में जाओगे, यहाँ पूछोगे बोलेगा वहां पूछोगे, मतलब क्या है, कोई सिंक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर सर्विस बोल के एक बात होता है, तो एक सिंक होना चाहिए, सभी को सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो वही बोल रहा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो वो भी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपना इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। फिर बोल रहा है मेथड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। हमें मेथड का भी पता होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं। पहला चीज है कि हमें ये पता करना चाहिए कि हम लोग क्यों इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर वो पता चल गया, मतलब क्यों करेंगे, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो ही करेंगे, तो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या इंडस्ट्री है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस क्या है। इसके अलावा कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या है, मतलब कौन टॉप लेवल में है, कौन मिडिल में है, कौन लो लेवल पे है, उनका क्या इंफॉर्मेशन का जरूरत है। और अगर मोर देन वन डिपार्टमेंट है तो उनमें कैसा सिंक है, ठीक है। और मेथड्स जिससे हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, देखो बोल रहा है कि लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है, बोल रहे हैं कि ये एक्सपेंसिव होता है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा क्योंकि कॉस्ट के नॉलेज वाले जो लोग हैं, जैसे कि जो सीएमए वगैरह करते हैं, तो उनके लिए कॉस्ट का नॉलेज सबसे ज्यादा मतलब माना जाता है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाना है तो हमें कोई एक्सपर्ट यानी सीएमए इस तरीके के जो है पर्सन्स को जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उनको रखने का एक अलग एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, तो इसीलिए बोल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमें अलग से स्किल्ड लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है इसमें रिकंसिलिएशन का भी जरूरत होता है। अगर कोई देखो
फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी फॉलो करता है, ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरर भी फॉलो करता है, ट्रेडर भी फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर भी बनाता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरर बनाता है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, साथ ही साथ एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सभी बनाता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट तो सभी बनाएगा, कॉस्ट अकाउंट वो बनाएगा जो मैन्युफैक्चरर है। अब अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें रिकंसिलिएशन का जरूरत होता है। हम्म, तो उसमें रिकंसिलिएशन का जरूरत होता है। तो रिकंसिलिएशन का जरूरत क्यों होता है? जैसे तुम लोग रिकंसिलिएशन शायद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोल के एक चैप्टर है जो तुम लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे, तो वहां पर पासबुक के साथ कैश बुक को जो है मैच करवाया जाता है, क्योंकि दोनों में मिसमैच दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोगों ने, मान लो किसी को चेक इशू कर दिया, ठीक है, और हम लोगों ने अपने अकाउंटेंट को बोला कि आप रिकॉर्ड कर दीजिए कि मैंने चेक इशू कर दिया है। लेकिन जिसको चेक इशू किया वो मान लो चेक जो है डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, अपने बैंक में, तो हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ। तो क्या होता है ना, मिसमैच हो जाता है। जैसे मान लो आज 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर मैंने किसी को चेक इशू कर दिया, ठीक है, तो मैंने अपने कैश बुक में एंट्री कर दिया। चेक इशू करने से मान लो क्रेडिटर को चेक इशू किया, तो क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, बाय क्रेडिटर बोल के एंट्री कर दिया। मतलब मैंने यहाँ पर अपना जो है कैश को कम करके दिखा दिया। लेकिन मेरा जो क्रेडिटर जिसको मैंने चेक दिया, वो चेक ले जाके अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। अब अगर हम 25 तारीख जाके अपना बैंक का पासबुक का टोटल और कैश बुक का टोटल में चेक करेंगे, तो देखेंगे कैश बुक में इतने अमाउंट से कम दिख रहा है, जबकि पासबुक इतने अमाउंट से ज्यादा दिख रहा है। वो तो दिखेगा, क्योंकि जब तक कोई बैंक में ले जाके चेक को डिपॉजिट नहीं करेगा, मेरे अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके का अलग अलग रीजन की वजह से जो है रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, क्योंकि ये इसको जैसे बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, जैसे कि मान लो फाइनेंशियल अकाउंट भी मेंटेन कर रहे, कॉस्ट अकाउंट भी मेंटेन कर रहे। अब रिकंसिलिएशन का जरूरत क्या है? जैसे कि देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है ना, जैसे मान लो इंटरेस्ट का भी रिकॉर्डिंग होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, मान लो किसी ने लोन लिया है बिजनेस करने के लिए और उसका इंटरेस्ट भर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये तुम लोग लिखते हो पीएल में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है उनको ये रिकॉर्ड नहीं करना होता है। कॉस्ट अकाउंटेंट का रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? उनका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल खरीदने से, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट करने से लेके फिनिश गुड्स बनाने तक का खर्चा, बस यही इनका रिकॉर्डिंग होता है। तो अब ये इंटरेस्ट का खर्चा तो ये रिकॉर्ड नहीं करने वाले, ठीक है। और भी बहुत तरीके का खर्चा होता है जो ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो आ, जो टोटल मान लो रॉ मटेरियल परचेस हुआ है 1000 रुपए का, ठीक है, लेकिन रॉ मटेरियल फिलहाल यूज हुआ है 700 रुपए का, ठीक है, तो ये 700 रुपए का ही रिकॉर्डिंग करेंगे कि प्रोडक्ट को बनाने में 700 रुपए का रॉ मटेरियल यूज है। तो यहाँ भी एक डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो अलग अलग रीजन से ना यहाँ भी डिफरेंसेस दिखता है। तो तब क्या होता है, हमें रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। तो बोल रहे हैं ये एक इसका लिमिटेशन है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सभी मेंटेन करते हैं, उसके साथ अगर कॉस्ट को भी मेंटेन करेंगे, तो फिर क्या होगा, रिकंसिलिएशन का जरूरत पड़ेगा। तो इसको एक लिमिटेशन बोला जा रहा है, क्योंकि इससे वर्कलोड बढ़ेगा। फिर बोल रहा है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, वर्क का डुप्लीकेशन भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग दो तरीके का अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर बोला है स्कोप ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है? बोल रहा है कॉस्ट एसर्टेन कर सकते हैं, हेल्पफुल इन इंटरनल मैनेजमेंट, सेम बात ही है लेकिन अलग अलग पॉइंट से देता है, तो मैंने लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू एड्स टू मैनेजमेंट। मतलब क्या बोला है कि अगर हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या स्कोप मिलता है। हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हेल्पफुल होता है डिसीजन लेने में, पॉलिसी में बनाने में, ठीक है। ये देखो इंटरनल मैनेजमेंट को भी हेल्प होता है, एड्स टू मैनेजमेंट इंटरनल मैनेजमेंट एक ही बात है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, हम लोग रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रीवियस जो कॉस्ट का डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग। प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विथ रेवेन्यू, हम लोग कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को प्रॉपरली मैच कर सकते हैं। ये तो मैचिंग कंसेप्ट अकाउंट्स में जो पढ़े हो वही होता है कि कॉस्ट के साथ रेवेन्यू का, जैसे मान लो हम लोगों ने 100 रुपीज का
100 पीस पेन खरीदा है 10 रुपए करके, मतलब 1000 रुपए का पेन खरीदा है। अब इसमें से मान लो 90 पीस पेन बेच दिया है हम लोगों ने 12 रुपीज करके, तो यहाँ पर हो जाएगा 1080 का पेन बेच दिया है। अब अगर हमें प्रॉफिट पता करना है तो हमें क्या करना चाहिए, 90 पीस पेन मैंने, तो प्रॉफिट ये दोनों को लेस करने से 80 रुपीज प्रॉफिट ऐसे नहीं होगा। हमारा प्रॉफिट कितना है, 90 पेन पे 2 रुपीज करके 180 का प्रॉफिट है। तो मुझे कॉस्ट के साथ रेवेन्यू का मैच करना चाहिए, मतलब मुझे कैसे निकालना चाहिए, 90 पेन का जो रेवेन्यू है वो है 1080, और 90 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 900। अब 1080 से 900 लेस करेंगे तो 180 आएगा। तो वही बोल रहा है, प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू। हम लोग अगर अपना कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग रेवेन्यू के साथ उसको प्रॉपरली मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है कि कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में फर्क क्या है, जिसका लास्ट क्लास में एक डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पर डिफरेंसेस लिखा है। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो रिडक्शन के लिए लिखा है मैंने, और जो इधर लिखा हुआ है वो मैंने कॉस्ट कंट्रोल के लिए रखा है। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन ये दोनों बातों में फर्क क्या है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब, कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है और कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है। तो कंट्रोल और रिडक्शन में क्या होता है, कंट्रोल और रिडक्शन में फर्क ये होता है, जैसे मान लो कि किसी को शुगर है, ठीक है, तो अब वो शुगर का दवाई लेके अपने शुगर को कंट्रोल में रखा, ये एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। लेकिन मान लो उसने लाइफस्टाइल बदल दिया, ठीक है, मतलब काफी सारी चीजों को अपने अंदर करेक्ट किया, ठीक है, कि जिस वजह से ये शुगर बढ़ गया है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दिया, इस तरीके का योगा वगैरह किया, ठीक है, तो क्या हुआ कि शुगर पूरा जो है वो कम हो गया, मतलब एकदम ठीक नॉर्मल हो गया, ठीक है, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्ट करना। तो कॉस्ट कंट्रोल करना एक प्रिवेंटिव फंक्शन है, ठीक है, मतलब वो तो कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ भी सकता है, लेकिन कॉस्ट रिड्यूस करना एक करेक्टिव फंक्शन है, मतलब रिड्यूस जो हो गया सो हो गया। फिर क्या मतलब, रिडक्शन करने से क्या होता है ना, वो मतलब अचीवमेंट है, बोल सकते हो, वो लाइफ टाइम के लिए वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन प्रिवेंटिव जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है, जब तक प्रिवेंट कर पा रहे हैं तब तक, ठीक है, नहीं तो उसमें चेंजेस होता जाता है। जैसे मान लो कि मेडिसिन ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो मेडिसिन लेते लेते भी ना हमारा जो है प्रॉब्लम जो है राइज और भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अगर हम लोग रिड्यूस करना चाहें, मतलब अगर हम लोग करेक्टिव फंक्शन फॉलो करें तो वो रिड्यूस होता है, जो कि हमारे साथ काफी ज्यादा टाइम वो चीज चलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग जो है वो तो प्रिवेंटिव फंक्शन है, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो है वो करेक्टिव फंक्शन है। अब कॉस्ट कंट्रोल क्या बोला है, एफर्ट टू अचीव स्टैंडर्ड, मतलब कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब है हम लोग स्टैंडर्ड को अचीव करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे सोचो, मैंने अभी शुगर का एग्जांपल दिया, तो शुगर का अपना एक रेंज होता है कि बॉडी में इतने से इतने रहना चाहिए, या फिर प्रेशर है किसी को, मान लो बीपी है, ठीक है, तो इतने से इतने में रहना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली जब कंट्रोलिंग पे ध्यान देते हैं ना, कि भाई मेरा प्रेशर कंट्रोल में रहे, मेरा शुगर कंट्रोल में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट ये लगाते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिसाइडेड है हम लोग वो अचीव कर ले, ठीक है, उससे ज्यादा का नहीं सोचते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, तुम लोग के स्टूडेंट लाइफ के साथ एग्जाम्पल दे अगर, तो ऐसे मान लो कि 100 में मान लो 50 मिलने से पास है, अदरवाइज फेल है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब अगर तुम लोग चाहोगे कि अपना सिर्फ पास तक ही जाओ, तो तुम लोग क्या करोगे, मतलब तुम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हो कि भाई मुझे फेल नहीं होना है, ठीक है। लेकिन तुम लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है, तो एफर्ट टू अचीव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है कि मिनिमम 50 मिल जाए, ठीक है। तो अगर ये मिल गया तो ये तो एक अचीवमेंट है, तो कॉस्ट रिडक्शन एक अचीवमेंट है, ठीक है, और कॉस्ट कंट्रोल एक स्टैंडर्ड को अचीव करना है। जैसे मैंने जो बीमारी का एग्जांपल दिया, लाइक बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर कंट्रोलिंग का कोशिश करें ओनली मेडिसिन को लेके, फिर हम लोग चाहते हैं कि जो रेंज है उसके अंदर है। जब भी टेस्ट होता है तो हम लोग देखेंगे कि भाई मेरा जो मतलब ब्लड शुगर है या बीपी है वो मेरा क्या हो,
रेंज के अंदर हो, ठीक है। तो वो हो गया स्टैंडर्ड को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल ही चेंज करके उस मतलब बीमारी को ही रिवर्स कर देते हैं, तो फिर हम लोग बोलेंगे हमें अचीवमेंट मिला। जैसे कि अगर तुम लोग ज्यादा एफर्ट दोगे तो 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो वो होता है। फिर कॉस्ट कंट्रोल क्या है, मे अफेक्ट द क्वालिटी। लेकिन जब हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं ना, तो क्वालिटी को अफेक्ट कर देते हैं। कैसे? हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो, तो अब इस चक्कर में क्या होता है ना, हम लोग सस्ते मटेरियल का यूज करके प्रोडक्ट बना देते हैं, तो हमारा क्वालिटी जो है वो इफेक्ट हो जाता है। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन जो प्रोसेस है ना, वो एक लेंदी प्रोसेस है, तो उसमें कभी भी क्वालिटी का इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम लोग मेडिसिन पे मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो बॉडी को ऑब्वियसली हार्म करेगा। लेकिन हम लोग कोई नेचुरल प्रोसेस ले रहे हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देगा, हमारे साथ टिका हुआ रहेगा वो चीज। और वो हमारे मतलब बॉडी को इम्पैक्टफुल नहीं करता है, मतलब हमारे प्रोडक्ट को, यहाँ पर कॉस्ट रिडक्शन जो है वो हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी को कभी डिटोरेट नहीं करता। क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस करना आज बोले कल कर दिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हम, मेरा रॉ मटेरियल 10 रुपए का मिलता था, हम 10 रुपए रखेंगे। लेकिन प्रोडक्ट का मतलब रॉ मटेरियल का मान लो मार्केट में दाम बढ़ गया, और हम लोग चाहते हैं कि 10 ही रखे और हम लोग लो क्वालिटी का चीज लेके आ गए, तो इससे हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी इंपैक्टफुल होगा। फिर बोल रहा है इट इज अ रूटीन। एक्चुअली कॉस्ट कंट्रोल करना ना एक रूटीन वर्क है। लेकिन रिडक्शन, क्योंकि ये एक अचीवमेंट जैसा है, तो इट्स अ इवोल्यूशन ऑफ न्यू थिंग्स और न्यू वेज, ठीक है। जैसे तुम लोग बोल सकते हो कि तुम्हें 100 में 50 मिलना चाहिए, तो वो रूटीनली पढ़ोगे तो ही काफी है, ठीक है। लेकिन अगर 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो नया सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज है। फिर बोल रहा है एट एग्जीक्यूटिव लेवल। एक्चुअली कॉस्ट कंट्रोलिंग का काम जो है एग्जीक्यूटिव लेवल तक ही रहता है, एग्जीक्यूटिव लेवल में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। लेकिन रिडक्शन का काम जो है उससे हायर लेवल के लोगों को दिया जाता है, जो कि रिसर्च वगैरह करके ही पॉसिबल है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग अपनी किसी भी मतलब बीमारी को, किसी भी हमारे प्रॉब्लम को अगर रिवर्स करना चाहते हैं ना, तो उसमें हमें काफी ज्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। और मेडिसिन लेके कंट्रोल करना वो तो एक टेम्पोररी सोल्यूशन हो गया। मतलब वही कॉस्ट कंट्रोल एक रेगुलर रूटीन वर्क जैसा है, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग करते हैं, हायर लेवल के लोगों के काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव लेवल के लोगों के लिए कॉस्ट रिडक्शन पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे कभी कभी क्वालिटी इंपैक्टफुल हो जाता है, और हम लोग इससे सिर्फ स्टैंडर्ड को ही अचीव कर पाते हैं, और अपने कॉस्ट कंट्रोलिंग को प्रिवेंटिव फंक्शन की तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोला है। अच्छा, और ये लिखने का तरीका भी मैंने बता दिया कैसे है, ठीक है। और पीडीएफ सभी को लेके मेरे से लिख लेना है। और लिखते वक्त अगर मेरे हैंड राइटिंग से कोई इश्यूज होता है तो क्लास ले लो, क्लास लेके मैंने तो हर एक चीज वर्ड यहाँ पर बोला है, तो वो सुन के तुम लोग लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट बोला है, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आ रहा है। तो नेचर या एलिमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को कितने तरीके से डिवाइड किया गया है, तो नेचर या एलिमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है, मेटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, ठीक है। अब मेटेरियल में देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अभी अभी मैंने तुम लोगों को ये शर्ट वाला जो एग्जांपल यहाँ दिखाया था ना, तो वहां पर मैंने मेटेरियल तुम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाया था, ठीक है। बाकी यहाँ पर लेबर वगैरह भी हम समझा देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, मेटेरियल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड। कॉस्ट ऑफ सब्सटेंस यूज्ड का मतलब हम लोग जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेरियल, ठीक है। सब्सटेंस, जैसे कि ये जो शर्ट बन रहा है, इसमें सब्सटेंस क्या है, फैब्रिक। इसमें सब्सटेंस क्या है, बटन, मतलब मेटेरियल के इसमें देखेंगे तो सब्सटेंस क्या है, थ्रेड, ठीक है। तो ये सभी सब्सटेंस है, लेकिन इसमें कुछ सब्सटेंस हम लोग का डायरेक्ट है, कुछ सब्सटेंस हम लोग का इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन सा, मैंने अभी भी बताया कि जो हम लोग फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसका कॉस्ट मतलब प्रेजेंट इकोनॉमिकली क्वांटिफाइबल, इसका प्रेजेंट भी हमें दिखेगा प्रोडक्ट में और इकोनॉमिकली क्वांटिफाइबल होगा। मतलब इसका इकोनॉमिकली मतलब अमाउंट, अमाउंट रुपीज में हम लोग जिसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वही होता है डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब, जैसे कि ये थ्रेड वाला एग्जांपल, ठीक है। थ्रेड हम लोग यहाँ पर देख के इतना आसानी से नहीं बोल सकते हैं कि इसमें थ्रेड का खर्चा कितना लगा। जैसे मान लो तुम लोग मार्केट में गए और
जैसे मान लो चाउमीन खा रहे हो, ठीक है, तो अब वो चाउमीन जो बना के दिया है ना, उसको पूछोगे ये चाउमीन बनाने में कितने रुपए का गैस का खर्चा हुआ, मतलब उसको बनाने में तो गैस का खर्चा होता है, कितने रुपए का जो है मसाले का खर्चा हुआ, तो वो इजीली नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बोला है लेबर, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। लेबर में जैसे देखो, ये जो शर्ट बनाने में जो डायरेक्ट लेबर है वो है टेलर, ठीक है। इनडायरेक्ट लेबर क्या है, अब मान लो ये टेलर का जो दुकान जहां पर है, वहां पर मान लो टेलर ने एक जो है मतलब एक जो है मतलब साफ सफाई करने के लिए एक पर्सन को रखा है कि साफ सफाई करना पड़ेगा, तो साफ सफाई करने के लिए एक पर्सन को रखा है। तो वो पर्सन को जो पेमेंट दिया जा रहा है टेलर के तरफ से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर का मतलब ऐसा लेबर होता है जो प्रोडक्शन को डायरेक्टली इंपैक्टफुल नहीं करेगा। टेलर नहीं आएगा तो शर्ट सिलना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट लेबर मतलब वो साफ सफाई करने वाला अगर नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि टेलर जो है सिलाई नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे मेरा जो टास्क है उसमें डायरेक्ट लेबर हम खुद है, ठीक है। अगर मेरा तबीयत खराब हो गया तो क्लास ऑफ हो जाएगा। अब मान लो मैंने एडमिशन वगैरह करने के लिए एक पर्सन को रख लिया है, ठीक है, तो वो मेरा इनडायरेक्ट लेबर हो गया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो किसी दिन नहीं आया तो ये थोड़ी ना है कि मेरा काम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है। तो जिस मतलब इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वही हो गया, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वो लेबर जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन को इंपैक्टफुल नहीं करता है, ठीक है। तो इन लेबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन बीइंग से जो एफर्ट मिलता है उसके लिए जो हम लोग को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। अब लेबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है अदर देन मेटेरियल एंड लेबर। मेटेरियल और लेबर के अलावा अगर कोई खर्चा हमें करना पड़ता है प्रोडक्शन करते वक्त, तो उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। इसका भी दो पार्ट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मान लो ये शर्ट हमें प्रेस करके जो है देना है कस्टमर को, लेकिन प्रेस का काम जो है ये टेलर नहीं करता है, तो वो किसी और को दे देगा। अब वो प्रेस करने का मान लो 50 रुपीज लिया, तो वो क्या हो गया हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाए, ये ग्रीन कलर से सारे डायरेक्ट को कवर किया है। सारे डायरेक्ट खर्चे को एक साथ बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया। और ओवरहेड का मतलब क्या होता है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हम लोग एक साथ ऐड करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड, ठीक है। तो ओवरहेड बोला जाता है यहाँ पर कॉस्टिंग के लैंग्वेज में। ओवरहेड भी बोल सकते हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ओवरहेड याद रखो, बिकॉज ओवरहेड काम आएगा। ओवरहेड का मतलब होता है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कॉस्टिंग में ओवरहेड बोला जाता है, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसके बाद, डायरेक्ट मटेरियल का क्या होता है, मतलब डायरेक्ट लेबर का क्या होता है। तो देखो पढ़ के यहाँ पर क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिस चीज का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ये शर्ट, हम लोग इस शर्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ये शर्ट। अब बोल रहा है कि इसमें जो मटेरियल लगा है इस शर्ट में, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, शर्ट। अब इस कॉस्ट ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल का कॉस्ट एट्रीब्यूट है, मतलब लगा हुआ है, या फिर इकोनॉमिकली जो हम लोग डायरेक्टली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिजिबल है, हमें दिख रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा ये शर्ट का फैब्रिक, ठीक है। अब यहाँ मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए। मान लो कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, ठीक है, तो क्ले इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट्स, तो पॉट्स बनाने के लिए अगर हम लोग क्ले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्ले जो है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग आराम से बता सकते हैं उस पॉट को देख के कि कितने रुपए का उस पे क्ले लगा है। प्लास्टिक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, अगर हम लोग जो है टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारा, और हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल उस टॉय को बनाने के लिए, तो उस टॉय में लगा हुआ जो प्लास्टिक है उसका जो कॉस्ट है वो हो जाएगा हमारा मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अगर हम लोग मान लो फर्नीचर बनाते हैं, तो फर्नीचर बनाते वक्त जो वुड या लकड़ी का इस्तेमाल होगा, ये मैंने सब ड्रॉ करके यहाँ दिखाया है, वुड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने पे
जो वुड या लकड़ी का इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि ये सभी तरीके के फिनिश गुड्स बनने के बाद उसको देख के आराम से बता सकते हैं यहाँ कितने रुपए का क्ले लगा, यहाँ कितने रुपए का जो है वुड लगा है, ठीक है। या फिर हम लोग अगर टॉय बना रहे हैं तो कितने रुपए का प्लास्टिक लगा, अगर ये बता सकते हैं तो वही वाला सब्सटेंस हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो हमारे प्रोडक्ट में तो जरूर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट को देख के फिनिश गुड्स बनने के बाद हम लोग इजीली नहीं बता सकते हैं कि इसमें वो मटेरियल कितने रुपए का लग रखा है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन बी अपोर्शन और ऑब्जर्व्ड बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। ठीक है, बोल रहा है कि हम लोग ऐसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो हम लोग डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, मतलब जैसे कि ये रेंट का खर्चा, अब ये पूरे शॉप का रेंट है मान लो 10,000 रुपए, तो क्या 10,000 एक शर्ट पे लगा दे? नहीं, मुझे उसको एपोर्शन करने आना चाहिए, उसी को तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जिसका मेथड भी मैंने दिखाया कि क्या क्या मेथड होता है। तो वही बोल रहा है इजीली हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन बी एपोर्शन, बट हम लोग एपोर्शन कर सकते हैं या एब्जॉर्ब करवा सकते हैं उस बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, मतलब हम लोग उस कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे हम लोग एब्सॉर्ब करवा सकते हैं। अब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट का मतलब शर्ट बन रहा है पर पीस, तो पर पीस पे हम लोग उसे एब्सॉर्ब करवा देंगे, उस खर्चे को कर देंगे, कौन से बेसिस पे? जो मेथड्स मैंने दिखाया। और कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? देखो कॉस्ट सेंटर दो तरीके का होता है, पर्सनल, इम्पर्सनल। तो ह्यूमन बीइंग को पे करने का अगर कैलकुलेशन होता है तो पर्सनल, इम्पर्सनल मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग, तो ये एक इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने एक बार फिर से बताया। तो बात इतना सा है, इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल का खर्चा जो प्रोडक्ट बनने पे तो हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट बन जाने के बाद प्रोडक्ट को देख के हम लोग इजीली आइडेंटिफाई करके नहीं बता सकते हैं कि उस पे वो खर्चा कितने रुपए का लगा हुआ है, लेकिन हमें उसको एब्सॉर्ब करवाना है अपने प्रोडक्ट पे, नहीं तो हम लोग कैसे कस्टमर से वो रिकवर करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीन, मान लो टेलर जिस मशीन से शर्ट सिल रहा था उस मशीन को स्मूथली रन करवाने के लिए वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज करता है, तो वो भी मटेरियल है, क्योंकि जिसका ही फिजिकल सब्सटेंस है वो मटेरियल है। तो अब वो हम लोग कैसे बता सकते हैं शर्ट को देख के कि इस पे जो मशीन पे ये शर्ट बना है उस मशीन पे कितने मतलब जो भी ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज हुआ, उस मान लो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो यूज हुआ है उसमें से कितने रुपए का ऑयल इस शर्ट पे एपोर्शन करना है, तो हम लोग इजीली नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें वो खर्चा भी कस्टमर से निकालना है, तो फिर शर्ट के कॉस्ट में वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीन। फिर बोल रहा है हैंड ग्लव्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉट्स, जो मैंने क्ले पॉट का एग्जांपल दिया। अब जो क्ले पॉट बना रहा है, ठीक है, अब वो क्ले पॉट जो बना रहा है वो मान लो हाथ में ग्लव्स पहन के बना रहा है, ठीक है, तो वो ग्लव्स का भी फिजिकल सब्सटेंस है, वो भी हम लोग का हो गया रॉ मटेरियल, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, क्योंकि एक हैंड ग्लव से कोई एक जो है पॉट बनेगा नहीं, कि एक पॉट बन गया, एक हैंड ग्लव्स हम लोगों ने 100 रुपए का खरीदा, एक पॉट का 100 रुपए का 100 रुपए उस पे हैंड ग्लव्स का खर्चा लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब एक हैंड ग्लव्स पहन लिया, मान लो 100, 200, 300 जो है हम लोग पॉट बना रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इजीली आइडेंटिफाइबल तो नहीं है, किसी एक तरीके से अपोर्शन करना पड़ेगा, भाई एक हैंड ग्लव्स का इतना पैसा लगा था और इससे हम लोगों ने इतने सारे पीसेस बना दिए, तो पर पीसेस पे कितना अपोर्शन करें, मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, तो ये भी हम लोग का इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ। और एक एग्जांपल है पॉलिश पेपर यूज्ड इन पॉलिश ऑफ टेबल, मतलब जब फर्नीचर बनता है, लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है तो उसमें पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने के लिए पॉलिश पेपर का यूज होता है। अब जब मान लो 1000 पीस बेंच बन के रेडी हो गया, अब वो बेंच देख के हम लोग कैसे बताए कि एक एक बेंच पे पॉलिश पेपर का खर्चा कितना है, तो इजीली नहीं बता सकते, लेकिन कॉस्ट हमें सिखाएगा कैसे करके आइडेंटिफाई करना है, जो कि एब्जॉर्प्शन मेथड में हम लोग देखते हैं, जो कि ओवरहेड कॉस्टिंग में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मेथड्स तो जब आएगा, जिनका जब आएगा तब देखोगे, ठीक है। अभी तो हमें यहाँ पर चीजों को समझना है। फिर बोला है डायरेक्ट लेबर क्या होता है। डायरेक्ट लेबर जैसे मैंने बोला ये शर्ट को बनाने के लिए टेलर डायरेक्ट लेबर है, तो क्या बोला है देखो, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब वो इंसान नहीं आए तो काम ही बंद हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट
डायरेक्ट लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लेबर विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फिजिबल वे एंड दे कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। मतलब वो इंसान जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है और जिसको पे किया गया खर्चे को हम लोग इजीली और इकोनॉमिकली मतलब अमाउंट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे टेलर को दिया गया स्टिचिंग चार्जेस, ठीक है, सॉरी, टेलर को दिया गया स्टिचिंग चार्जेस, ये वाला हो जाएगा। कहाँ चला गया, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरीके के लेबर को हम लोग बोलते हैं या एम्प्लॉय को बोलते हैं, दिए गए एम्प्लॉय या लेबर को दिए गए खर्चे को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लेबर एंगेज्ड इन एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है उसमें जो भी लेबर एंगेज्ड है, ठीक है, लेबर हु इज एंगेज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, मतलब ऐसे लेबर जो क्वालिटी प्रोडक्ट के क्वालिटी कंट्रोल कैसा होगा उसके लिए एंगेज्ड है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लेबर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड है। क्वालिटी का चेकिंग भी प्रोडक्शन के साथ ही रिलेटेड होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, देखो डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर। अब आगे पढ़ते हैं, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, अच्छा मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेटेरियल लिखा है, फिर डायरेक्ट लेबर और उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होगा, इनडायरेक्ट लेबर का मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे साफ सफाई करने वालों को रखा है, यहाँ देखते हैं नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके के लेबर अगर काम पे ना आए तो प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा। हाँ, डिफिकल्टीज तो होगा लेकिन काम बंद नहीं होगा। बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ लेबर विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन बी अपोर्शन और एब्जॉर्ब बाय कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। एक ही डेफिनेशन है जो मैंने मेटेरियल में लिखवाया है, उसी तरीके का है, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही है, बस वो मेटेरियल है, ये लेबर है। बोल रहा है कि प्रोडक्शन में डायरेक्टली हम लोग इस तरीके के खर्चे को क्या नहीं कर सकते हैं, इन्वॉल्व नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ लेबर विच कांट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि मान लो साफ सफाई करने वाले को हम लोग मंथली 10,000 देते हैं तो शर्ट पे 10,000 लगा देंगे, वो पॉसिबल नहीं। हमें उसको क्या करना पड़ेगा, एपोर्शन या फिर एब्सॉर्ब करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर, ठीक है, मान लो हम लोग ऐसा एक प्रोडक्शन का काम करें जहां पर हमें एक ट्रेनर का या इंस्ट्रक्टर का जरूरत है, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो लेबर उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेनर किसी दिन नहीं आया तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, लेबर को जितना समझ में आएगा उतना वो कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है, इनडायरेक्टली, तो इनको दिया गया जो सैलरी है वो हम लोग का हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर बोला है देखो स्वीपर वो क्लीन द शॉप फ्लोर, ठीक है, जैसे मैंने बोला साफ सफाई करने वाला, तो ये नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली है, क्योंकि सबका जरूरत होता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट ये डायरेक्ट लेवल नहीं है कि प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा, मुश्किल करके भी प्रोडक्शन का काम तो कर ही लेगा अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो पर्सन है वो आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड और टाइम ऑफिस एम्प्लॉय, सिक्योरिटी गार्ड जो होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड मतलब शॉप के बाहर हो सकता है, ठीक है, गोडाउन है किसी का वहां, तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड वो भी मेरा इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है, वो क्योंकि प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक दिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया तो प्रोडक्शन का काम नहीं होगा, हाँ उसका जो काम है वो तो हैम्पर होगा ही, क्योंकि सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया तो प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा। टाइम ऑफिस एम्प्लॉय मतलब ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉय मतलब कब कौन सा इम्प्लॉय आ रहा है कब जा रहा है, मतलब कब कोई आ रहा है एंटर कर रहा है कितने बजे तक रह रहा है जा रहा है, ये सब का कैलकुलेशन रखते हैं, उन्हें बोलते हैं टाइम ऑफिस एम्प्लॉय, ठीक है। तो अगर वो किसी दिन नहीं आए तो ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन का काम बंद हो जाएगा। मतलब ये तो काफी सारा एग्जाम्पल है समझने के लिए, मेन बात ये है कि जो प्रोडक्शन के काम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उन्हें ही हम लोग इनडायरेक्ट लेबर बोलते हैं। फिर आ गया डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अदर देन मेटेरियल and labor which can be directly linked to cost object economically feasible way। बोल रहा है कि डायरेक्टली ऐसा एक्सपेंसेस जो ना तो मेटेरियल है ना तो लेबर है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा, विच कैन बी डायरेक्टली लिंक टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और कॉस्ट ऑब्जेक्ट में रिलेटेड हो जाएगा, और इकोनॉमिकली फिजिबल वे है, मतलब हम लोग उसको अपने फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दिस एक्सपेंसेस आर स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस।
कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए स्पेसिफिकली इस तरीके का एक्सपेंस किया जाता है। जैसे मैंने ये शर्ट का आयरन का बात बताया, तो वो शर्ट है तो आयरन का काम होगा। अब यहाँ एग्जांपल देखो, पावर एक्सपेंसेस टू रन द मशीन, कॉस्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्क, डिजाइन, ब्रांडिंग, आर्किटेक्ट फीस। ठीक है, इस तरीके का खर्चा। मान लो कि किसी का काम है कंस्ट्रक्शन का, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, अब उसको एक बिल्डिंग बनाना है, तो उसने एक आर्किटेक्ट को बुला लिया कि भाई आप मुझे डिजाइन बताइए कि इस प्लॉट के अंदर किस तरीके का बिल्डिंग अच्छे से बन सकता है। अब आर्किटेक्ट अपना फीस लेके चला गया, ठीक है, तो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को बनाने में आर्किटेक्ट ने जो भी फीस लिया वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोग कोई डिजाइन करना चाहते हैं, मान लो किसी फ्लैट के अंदर किसी तरीके का डिजाइनिंग होगा, ठीक है, तो वो डिजाइनिंग के लिए हम लोगों ने किसी पर्सन को बुला लिया, उनको फीस दिया। कोई ब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कोई डिफेक्टिव वर्क हो गया फिर उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उसका जो खर्च है तो वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जैसे मान लो ये शर्ट बनाते हुए इसमें कोई गड़बड़ी हो गया, तो जिसने ऑर्डर दिया था उसने बोला कि देखिए मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, आप ऐसे, ये ठीक नहीं बना, आप इसको ठीक करके दे दीजिए। तो हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको कितना खर्चा लगा उसको रेक्टिफाई करने में। ठीक है, तो वही बोल रहा है, कॉस्ट टू रेक्टिफाई डिफेक्टिव वर्क, पावर एक्सपेंसेस टू रन द मशीन, मशीन को चलाने का पावर का खर्चा। ठीक है, इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ना तो मेटेरियल है डायरेक्ट, ना तो डायरेक्ट लेबर है, लेकिन ऐसा खर्चा है जो हम लोग फिनिश गुड्स में फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है। सेम चीज हम लोगों ने मेटेरियल में भी देखा, इनडायरेक्ट मेटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर में भी। एक्सपेंसेस अदर देन मेटेरियल एंड लेबर विच कांट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बट कैन बी अपोर्शन और एब्सॉर्ब। तो जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल नहीं होता है उसे हमें उस खर्चे को भी अपने प्रोडक्ट में एब्सॉर्ब करवाना पड़ता है बाय कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट के थ्रू से। जैसे कि रेंट का खर्चा, अब रेंट, पूरे इस बिल्डिंग का जो रेंट है मान लो 10,000 रुपए है। अब ये पूरा रेंट का खर्चा थोड़ी ना हम लोग अपने शर्ट पे अपोर्शन कर देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे किसी ना किसी तरीके से डिवाइड करना पड़ता है। रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, टैक्स का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर लाइटिंग, हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, इस तरीके का खर्चा, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो ये ना तो मेटेरियल है ना तो लेबर है, ये खर्चा अदर देन मेटेरियल लेबर है। लेकिन ये खर्चा एक भी हम लोग फिनिश गुड्स में डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते कि मेरा इंश्योरेंस का खर्चा ईयरली आता है 1 लाख, मैंने 1 लाख अपने एक प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। हम म्यूनिसिपल टैक्स भरते हैं ईयरली 10,000, तो मैंने वो 10,000 रुपए अपने प्रोडक्ट में चार्ज कर दिया, ऐसा नहीं होता, एक प्रोडक्ट पे नहीं कर सकते। हमें कोई मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग सारे प्रोडक्ट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज बोला है। लाइट का खर्चा, लाइट जल रहा है, लाइट यूज हो रहा है प्रोडक्शन सेक्टर में, तो फिर उस लाइट के खर्चे को कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे। ठीक है, हीटिंग कूलिंग का खर्चा, तो ये सब हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है प्रोसीड्यूर फॉर एस्टिमेशन ऑफ मेटेरियल कॉस्ट। हम लोग मेटेरियल कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमारे कितने रुपए का मेटेरियल का खर्चा होगा, वो हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, देखो बोल रहा है ब्रेकअप द फाइनल प्रोडक्ट इनटू सिंपल पार्ट्स। सबसे पहले हमें जो भी प्रोडक्ट फाइनली बनाना है उसका छोटा छोटा पार्ट्स का हमें डिटेल्स पता होना चाहिए। ठीक है, कि हर एक पार्ट्स का खर्चा कितना होगा। ठीक है, नेग्लेक्ट स्मॉल फिलेट्स बट टेक इनटू कंसीडरेशन स्क्रैप इन्वॉल्व, बताते हैं ये क्या है। तो देखो, ब्रेकअप द फाइनल प्रोडक्ट इनटू सिंपल प्रोडक्ट, जैसे मान लो हमें क्या बनाना है, हमें एक पूरा फर्नीचर, ऐसे एक बेंच बनाना है। ठीक है, तो इस बेंच, ये जो बेंच है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसका हर एक पार्ट्स को बनाने में कितना मटेरियल का जरूरत होगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग अपने मटेरियल कॉस्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि लेग में कितने लकड़ी लगेंगे, कितने रुपए का वुड लगेगा, जो टॉप है उसमें कितने रुपए का लगेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है नेग्लेक्ट करना है स्मॉल फिलेट्स को। मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो कि अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, तो जब छत ढलाई होता है वहां पर देखोगे काफी सारा पेपर का यूज होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर चिपकाया जाता है छत ढलाई के बाद। ठीक है, तो वो न्यूज़पेपर्स जो है
उसका खर्चा काफी कम होता है, ठीक है, मतलब कम इन द सेंस कि इतना बड़ा बिल्डिंग बनने का जो खर्चा है उसमें वो न्यूज़पेपर का खर्चा क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट का है। तो बोल रहा है ऐसा अगर कोई खर्चा है तो उसे नेग्लेक्ट कर दो, उस मेटेरियल कॉस्ट को मत, क्योंकि पेपर खरीदने का भी, पेपर भी तो एक मेटेरियल है, तो वो भी मेटेरियल कॉस्ट हुआ, बोलो उस तरीके के खर्चे को नेग्लेक्ट कर दो, बट टेक इनटू कंसिडरेशन स्क्रैप इन्वॉल्व। लेकिन अगर मान लो कि जो पेपर हम लोगों ने यूज किया था छत ढलाई के टाइम पे, उसमें से कुछ पेपर बच गया और हम लोगों ने उसे बेच दिया, बेच के हमारे पास कुछ अमाउंट रिकवर हो गया, बोल रहा है कि वही कि अगर कोई अमाउंट रिकवर होता है तो उसे कंसिडर करो, ठीक है, मतलब जो पैसा हमारे पास रिकवरी के तौर पे आया उस खर्चे को हम लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने के काम पे लगा सकते हैं, ये बोल रहा है। मतलब जब पेपर खरीदने गए छत ढलाई के पहले तो उस खर्चे को इग्नोर करो, बट बचा हुआ पेपर को या जो हम लोगों ने पेपर यूज किया था उसमें से जो भी बच गया उसको जब हम लोग ले जाके मार्केट में बेच रहे हैं, उससे अगर हमें कुछ अमाउंट रिकवर हो रहा है तो हम लोग उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं स्मॉल फिलेट्स को नेग्लेक्ट करो, बट कंसिडरेशन एज अ स्क्रैप जो आ रहा है उसे जरूर हमें देखना चाहिए। फिर बोल रहा है कैलकुलेट एरिया वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट देन ऐड द वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्ट्स। मतलब जैसे मैंने ये बेंच का बोला, ठीक है, अब ये बेंच में कितना कितना जो है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हमें देखना पड़ेगा कितना वुड लगेगा। अब ये कितना इसका एरिया है, वॉल्यूम है, ठीक है, इसका कितना एरिया वॉल्यूम है, इसका कितना एरिया वॉल्यूम है, ये सभी देख के हमें एड वेड करके कैलकुलेट कर लेना है कि टोटल कितने का हमारा वुड का रिक्वायरमेंट होगा। फिर क्या बोला है, फिर यहाँ पर बोला है कि कैलकुलेट वेट, और अगर वेट कैलकुलेट किया जाएगा प्रोडक्ट का तो वो भी करना है, मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट वॉल्यूम बाई डेंसिटी ऑफ मेटेरियल, ठीक है, हमें क्या करना है, अगर वेट पता करना है कि जो मेटेरियल बनेगा उसका वेटेज कितना होगा, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो एरिया वगैरह देख के वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी जो है मेटेरियल का उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मेटेरियल कॉस्ट फिर कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई द कॉस्ट पर यूनिट वेट टू वेट ऑफ मेटेरियल, मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट पर यूनिट वेट, मतलब जो टोटल वेट निकल के आया एक एक यूनिट का वेट कितना है टू द वेट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये सिंपल तरीका बोला है कि जो भी बड़ा सा प्रोडक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं पहले उसके सारे छोटे छोटे पार्ट्स को ब्रेक कर लो, जितना ब्रेक हो सकता है कि कितना हमें क्या चाहिए, फिर अगर हमारा कोई स्मॉल फिलेट से उसे इग्नोर कर दो, और जो स्क्रैप इन्वॉल्व होगा अगर उससे स्मॉल फिलेट से कोई स्क्रैप मिलेगा तो उसे इन्वॉल्व करेंगे। फिर हमें एरिया वॉल्यूम वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई कर लेना है ऑल पार्ट्स का, जो छोटा छोटा पार्ट्स हम लोगों ने निकाला था, फिर हम लोगों को वेट कैलकुलेट करना है, फिर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके, सीधा बात है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो हमें वेट मिलेगा। और कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट जो भी है, ठीक है, मेटेरियल का इनटू यहाँ पर वेट कर देंगे, ठीक है, वेट ऑफ मेटेरियल, तो हमें मेटेरियल का कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट समझाने के लिए, बाकी इस टॉपिक पे उतना क्वेश्चन हमें नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि वो थियोरेटिकल नहीं है, वो कैलकुलेटिव पार्ट का हो जाता है। फिर बोल रहा है एस्पेक्ट ऑफ मेटेरियल कंट्रोल, हम लोग मेटेरियल को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, अकाउंटिंग एस्पेक्ट से ऑपरेशन में, ठीक है। तो जो डेफिनेशन लिखा है उसके पहले हम अपने हिसाब से बताते हैं। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का मतलब है रिकॉर्डिंग वगैरह करके, ठीक है, मतलब पेपर वर्क करके हम लोगों ने जब भी मटेरियल खरीदा उसको नोट डाउन किया, इतना मटेरियल खरीदा, फिर उसमें से इतना यूज हुआ, फिर इतना खरीदा, फिर इतना बचा, फिर इतना ये, तो ये हम लोग क्या करें, एक जगह पे चीजों को रिकॉर्ड करें, फिर जब जरूरत होगा मटेरियल का खर्चा कितना हुआ चेक करने के लिए, तो वो उस पेपर वर्क में जाके या उस डॉक्यूमेंट को जाके चेक करेंगे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्पेक्ट। और ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या होता है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने मटेरियल को अपने ऑपरेशन यानी एक्टिविटी के थ्रू से जो है कंट्रोल करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग कितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें कितने मटेरियल का जरूरत है, हम लोग उतना ही मटेरियल रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे, ताकि फालतू में हमारा पैसा ब्लॉक ना हो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे पर मंथ जो है 1000 किलो मटेरियल से काम हो जाता है, ठीक है, 1000 केजी मटेरियल से मेरा काम हो जाता है, ठीक है। तो अब मुझे 1000 केजी प्लस मान लो और थोड़ा सा हम रख सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मटेरियल खत्म हो गया मेरा काम बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट उतना ही रखे जितना हमें चाहिए होता है, थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। जैसे घर पे एग्जाम्पल देखोगे तो घर पे ऐसा थोड़ी होता है कि अगर मान लो चीनी का रिक्वायरमेंट मंथली 1 किलो है फॉर एग्जाम्पल, तो कोई 1 किलो ही रखता है, देखोगे 1 किलो
किलो 200, 300, 500 ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाथ के पास एक्स्ट्रा रखना जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि पूरा खत्म हो गया फिर हम लोग बोलेंगे जाओ चाय पीना है तो चीनी लेके आओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो है घर पे माँ संभालती है, तो उनसे पूछ के देख सकते हो कि हमेशा एक्स्ट्रा हर एक चीजों को रखा जाता है, हर एक इंग्रेडिएंट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो यही होता है, और इतना भी एक्स्ट्रा ना रखो कि कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का मतलब मेंटेनिंग documentary evidence of movement of every stage right from the time sales and production budget are approved to the point when materials are purchased and actually used in production activity। मतलब क्या बोल रहा है, मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, पेपर वर्क, ठीक है, हमें अपना पेपर बनाना है, एक डॉक्यूमेंट रेडी करना है, और वो हमारा एविडेंस की तरह काम करेगा। किस चीज का, कि हमारे मटेरियल का मूवमेंट क्या है हर एक स्टेज का, राइट फ्रॉम द टाइम सेल्स एंड प्रोडक्शन बजट। मतलब जब हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन बजट बनाया था तब कितना मटेरियल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था कि हमें इतना मटेरियल का जरूरत हो सकता है। प्रोडक्शन बजट मतलब हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने कितना मटेरियल खरीदने का सोचा था, हम लोगों ने कितना यूनिट बेचा, ठीक है। आर अप्रूव टू द पॉइंट व्हेन मटेरियल्स आर परचेज्ड एंड एक्चुअली यूज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। मतलब एक्चुअली कितना मटेरियल परचेज किया और कितना यूज किया, और जब बजट बनाया था तो कितना मटेरियल खरीदने का सोचा था, वहां से लेके सेल तक का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमें रखना चाहिए, ताकि हम लोग अकाउंटिंग एस्पेक्ट से हमारे मटेरियल को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब ऑपरेशनल एस्पेक्ट से कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, देखो पढ़ के क्या बोल रहा है, मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज एट ए लेवल सो एज टू एंश्योर that material is available for use in production as and when required by minimizing investment in material। मैंने जो बोला वही लिखा हुआ है, देखो बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज एट ए लेवल, हमें इस लेवल पे मटेरियल को जो है मेंटेन करना चाहिए, सो एज टू एंश्योर दैट मटेरियल इज अवेलेबल फॉर यूज इन प्रोडक्शन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा भी ना करो कि फिर ऐसा हो जाए कि घर पे नमक ही नहीं है, खाना कैसे बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वही बोल रहा है कि ऑलवेज हमें अपने प्रोडक्शन कितना करना है उसके हिसाब से हमें जरूरत का मटेरियल अवेलेबल रखना चाहिए, लेकिन इतना भी मत रखो एक्स्ट्रा कि बाय मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को भी मिनिमाइज करना है। मतलब मुझे मंथली 1 किलो चीनी का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम 1 किलो 200 ग्राम रख सकते हैं एक्स्ट्रा। अब हम बोलेंगे हम 10 किलो रखेंगे, तो मेरा तो वहां चीनी में कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो बोल रहे वही कि अपना जो लेवल है, ठीक है, मटेरियल का, वो इतना रखो कि प्रोडक्शन भी बंद ना हो और हमारा इन्वेस्टमेंट में भी मतलब कॉस्ट भी ज्यादा इनकट ना हो मटेरियल में। इसीलिए बोला है बाय मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट टू मटेरियल, ठीक है, ये चीज बोला है। तो दो एस्पेक्ट से हम लोग अपने मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बोला है कि कॉस्ट को और किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एलिमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, ठीक है, करेंट मतलब प्रेजेंट, प्री डिटरमाइंड का मतलब फ्यूचर। अब पढ़ के देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि हम लोगों ने मान लो पास्ट में कोई गाड़ी खरीदा था, मैंने एक गाड़ी का एग्जांपल लिया है, ठीक है, या गाड़ी प्रोडक्शन मतलब बनाया था, ठीक है, तो उसमें जितना भी खर्चा इनकट हुआ था, कॉस्ट इनकट हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट इनकट इन पास्ट मींस असर्टेन आफ्टर इनकट, ठीक है। तो पास्ट में जो कॉस्ट इनकट हुआ था हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर यही गाड़ी को हम लोग आज खरीदने जाए तो हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड करेंट कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड, ठीक है। और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब है कि इस गाड़ी को अगर हम लोग फ्यूचर में खरीदने जाएंगे तो हमें कितना पे करना पड़ सकता है, कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर एस्टिमेटेड टुडे। तो आज ही एस्टिमेट कर रहे हैं कि ऐसा एक गाड़ी अगर हम लोग फ्यूचर में खरीदने जाए तो कितना पे करना पड़ेगा। करेंट कॉस्ट का मतलब ऐसा एक गाड़ी अगर हम लोग आज खरीदते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब अगर हम लोगों ने ऐसी कोई गाड़ी को खरीदने में जो खर्चा इनकट कॉस्ट इनकट किया था पास्ट में, उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। अब प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का दो पार्ट है, एक है एस्टिमेटेड और एक है स्टैंडर्ड, ठीक है। एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड में फर्क क्या होता है, तो एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हिस्टोरिकल डेटा as the basis and adjusting them to future trends estimated before प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्टार्ट। मतलब देखो एस्टिमेशन ऑफ डेटा, हम लोग किसी चीज का एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, ठीक है,
अब एस्टिमेट हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास पुराना कोई रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल डेटा अगर हमारे पास है, तो उसके बेसिस में हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग कहीं घूमने गए थे प्रीवियसली, ठीक है, तो हमें पता है कि मान लो 2 साल पहले घूमने गए थे कहीं पर, तो वहां पर हमें लगा कि पर पर्सन का 10,000 खर्चा हुआ था, ठीक है। अब सेम जगह पे फिर से घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोगों को पता है कि अच्छा प्रीवियस ईयर 2 साल पहले तो इतना खर्चा हुआ था, तो अब कितना हो सकता है, अब 2 साल में चीजों का दाम बढ़ जाता है, तो हम लोग एडजस्ट करके बोल सकते हैं अच्छा ठीक है, तो हो सकता है इस बार हम लोग का 10,000 पर पर्सन की जगह 11,000 पर पर्सन हो जाए, ठीक है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट का मतलब वही हो गया कि हम लोग इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन हिस्टोरिकल डेटा कि पहले हम लोगों ने कितना खर्चा किया था, एज द बेसिस उसको बेस बनाते हैं और एडजस्ट करते हैं फ्यूचर में जो ट्रेंड होने वाला है उसके हिसाब से, उसके हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। और ये कब एस्टिमेट किया जाता है, प्रोडक्शन शुरू होने के साथ ही साथ, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखो क्या होता है, it is planned costs that are determined by technical expert after considering level of efficiency and production using scientific and engineering method। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये कौन डिसाइड करता है, बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करता है एक्सपर्ट, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करता है कि जो चीज प्रोडक्शन करना चाह रहा है उसमें किस तरीके का इंजीनियरिंग मेथड यूज होगा, किस तरीके का साइंटिफिक मेथड यूज होगा, ठीक है, कितने एफिशिएंसी लेवल के साथ हम लोग ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अगर हम लोग ये प्लान करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट लग सकता है, इस तरीके के डिसीजन को हम लोग बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया। मतलब कोई टेक्निकल एक्सपर्ट अगर एफिशिएंसी का लेवल, प्रोडक्शन में यूज किया गया साइंटिफिक और इंजीनियरिंग मेथड, ये सारी चीजों को कंसीडर करते हुए कॉस्ट को प्लान करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, देखो बोल रहा है आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड जब अपना सेटअप कर लेते हैं फिर उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल एंड फाइंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड टेक करेक्टिव एक्शन फॉर फ्यूचर। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का बेनिफिट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड करने का, तो जैसे ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा ये चीज प्रोडक्शन करने में 100 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअली में मान लो हो गया मेरा 80 रुपीज का खर्चा, कम हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने सेटिंग किया था मेरा स्टैंडर्ड, तो हम एक्चुअल के साथ कंपेयर किया और उसमें वेरिएशन चेक किया, अच्छा मेरा तो 20 रुपए बच गया। तो देखो नॉर्मली अगर बच गया तो बहुत अच्छा बात है। अब मान लो मेरा खर्चा हो गया 150, तो मैंने सोचा था 100 होगा बट हुआ 150, अब क्यों बढ़ गया, तो वो भी मुझे चेक करना है। तो वेरिएशन दोनों तरीके का हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएशंस को हमें फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन इन द सेंस कि करेक्टिव एक्शन तब लेंगे जब हमारा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन होता है, मैंने सोचा था 100 रुपए का खर्चा हो गया और हो गया 150 रुपए का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट जो था और उससे हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है वो ज्यादा हो गया, तो हमें उसका करेक्टिव एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये हो गया एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये पीडीएफ कंप्लीट हो रहा है, फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला। यहाँ पर क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने टाइम के हिसाब से पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट में जो खर्चे को ट्रेस यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके हिसाब से दो तरीके का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, एलिमेंट के हिसाब से वो डिटेल्स में पढ़े हैं, ठीक है। फिर भी देखो क्योंकि डेफिनेशन है, ये सारे नाम से तुम लोग को एमसीक्यू और जो है फिर मतलब एमसीक्यू टाइप पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है, इसीलिए नाम सारा पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो डायरेक्ट का मतलब जो हम लोग फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉस्ट दैट कैन बी ट्रेस टू द फाइनल प्रोडक्ट और कॉस्ट सेंटर एंड एलोकेटेड और एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट सेंटर, जो हम लोग डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कॉमन कॉस्ट that can't be traced easily in a single product, apportion to different product or cost center on some basis, जैसे कि रेंट का खर्चा, तो ये कॉमन कॉस्ट है, ठीक है। अब ये टेलर जो प्रोडक्ट बना, ये टेलर जो शर्ट सिल रहा है, अब ये शर्ट भी सिल सकता है, कुछ और भी सिल सकता है, लेकिन उसका शॉप रेंट 10,000 ही है, तो ये कॉमन कॉस्ट है। कुछ भी सिले, शर्ट सिले या फिर कुछ और सिले, ठीक है, तो उसको तो 10,000 रुपए रेंट भरना ही है, तो ये कॉमन कॉस्ट हो गया।
गया। तो ये कॉमन कॉस्ट को हम लोग जब ये कॉमन कॉस्ट तो हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट में चार्ज नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी बेसिस पे अपोर्शन करना पड़ेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि लाइट पॉइंट के बेसिस पे लाइट का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना, कितना स्क्वायर फीट जगह है उसके बेसिस पे रेंट के खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो इस तरीके के खर्चे को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोला है बाई एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करके दो तरीके का खर्चा होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब देखो, कॉस्ट विच आर ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट एंड इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री वैल्यू। बोल रहा है कि प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो स्टॉक के वैल्यू में भी दिखेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स ही तो बाद में जाके स्टॉक होगा। जैसे कि क्या क्या खर्चा हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब सीधा बात है कि प्रोडक्ट को बनाने में पूरा जो खर्चा होगा, जैसे ये तुम लोग कन्वर्जन कॉस्ट की तरह देख सकते हो। कन्वर्जन कॉस्ट में मटेरियल से शुरू होता है फिनिश गुड्स, उसके बाद लग जाता है लेबर, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वही बोला है, कॉस्ट जो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट में और जो हमारे इन्वेंट्री में भी दिखेगा, मतलब वो प्रोडक्ट का जो स्टॉक है उसमें भी दिखेगा, इस तरीके के खर्चे को बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। और पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या है, पीरियड कॉस्ट का मतलब है ऐसा खर्चा जो पीरियोडिक वे में लगता है। जैसे किसी को दिया गया सैलरी, सैलरी पीरियोडिक वे में दिया जाता है, जैसे कि मंथली हो सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज रेंट। रेंट का खर्चा ये भी हम लोग टाइम बेसिस पे देते हैं, रेंट जैसे मंथली होता है नॉर्मली। सैलरी, सैलरीज भी हम लोग क्या करते हैं, सैलरी भी हम लोग जो है मंथ बेसिस पे देते हैं। एसेंशियल टू कीप बिजनेस रनिंग। अब ये सब खर्चा क्यों करना पड़ता है, ये सब खर्चा किए बिना हम लोग बिजनेस को रन नहीं करवा सकते। हमें जरूरत पे सैलरी देके अकाउंटेंट को भी रखना पड़ सकता है, किसी कमीशन एजेंट को रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो बोल रहे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एसेंशियल टू कीप द बिजनेस रनिंग, ठीक है। बिजनेस को रनिंग रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी बेयर करना पड़ सकता है। ये एक एग्जांपल है। तो पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट में सिंपल डिफरेंस क्या है, याद क्या रखना है। पीरियड कॉस्ट का मतलब जो टाइम बेसिस पे जो खर्चा होता है, जैसे कि रेंट का, सैलरी का। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट में अगर देखे तो जो खर्चा हमें दिखेगा, सारा खर्चा, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, मतलब ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला, चाहे वो डायरेक्ट हो, सब खर्चे को हम लोग बोलते हैं जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, प्रोडक्ट कॉस्ट बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक्टिविटी और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितने तरीके का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन के यूनिट के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि किसी एक फैक्ट्री का रेंट है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर चाहे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, या 500 यूनिट प्रोड्यूस करो, या कुछ भी ना करो, फिर भी रेंट देना पड़ेगा। Cost incurred for a period and unaffected by fluctuating in the level of activity or output or turnover। मतलब अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन कम या ज्यादा करें, उससे उस खर्चे को कोई इंपैक्ट नहीं आता है। इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। और ये सारा खर्चा जो है ना, अगर देखोगे तो ये पीरियड कॉस्ट ही होगा, क्योंकि देखो सैलरी फिक्स नेचर का होता है, ठीक है। हम लोग थोड़ी ना अपने एम्प्लॉय को या अकाउंटेंट को ऐसे बोलेंगे कि इस महीने ना सेल कम हुआ है तो आपको सैलरी जो है, आपका सैलरी 10,000 है, हम लोग आपको 5,000 देंगे, ये तो नहीं बोल सकते ना। प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो, हमें अपने अकाउंटेंट को जो सैलरी बोला है वही देना पड़ेगा। तो फिक्स खर्चे का मतलब है जो प्रोडक्शन के वॉल्यूम के ऊपर जो खर्चा चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम या टर्नओवर, जो भी बोलो, टर्नओवर मतलब सेल, सेल कैसे होगा, जितना सारा प्रोडक्शन होगा यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। तो बोल रहा है कि कॉस्ट इनकर्ड फॉर ए पीरियड एंड अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएटिंग इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लक्चुएट होने से वो कॉस्ट अफेक्टेड नहीं होता, जैसे कि रेंट। फिर बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट, बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के साथ प्रोपोर्शनेट है, मतलब आउटपुट कम हुआ, आउटपुट अगर कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, आउटपुट अगर ज्यादा हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम 10 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, सोच रहे हैं, मान लो हम 10 शर्ट बनाएंगे, ठीक है, 10 शर्ट बनाएंगे ऐसा सोच रहे हैं, एक शर्ट बनाने का 1,000 रुपए, तो 10 शर्ट बनाने का कितना हो जाएगा मेटेरियल का, ठीक है। तो मेटेरियल का हो जाएगा 10,000 रुपए। अब मान लो एक शर्ट सिलने में
टेलर लेता है 200 रुपए, ठीक है। तो 5 शर्ट अगर बनाएंगे तो लेगा हमारा 500, 5 × 200 यानी कि 1000 रुपीज लेगा, ठीक है। तो देखो जितना क्वांटिटी हमारा कम या ज्यादा होगा उसके हिसाब से हमारे चार्जेस कम या ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वही होता है वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के वॉल्यूम के कम या ज्यादा होने पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम कम खर्चा कम, वॉल्यूम ज्यादा खर्चा ज्यादा, जैसे कि मेटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। ज्यादा शर्ट बनाओगे ज्यादा मेटेरियल लगेगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, मतलब आधा फिक्स्ड और आधा वेरिएबल। ये कैसा खर्चा होता है, जैसे अगर एग्जांपल दे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे, मान लो कि जो लोग पीजी वगैरह में रहते हो, या फिर मान लो कभी घर पे कोई भी 1 मंथ नहीं रहा, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना कुछ आएगा। मतलब कोई नहीं रहा तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हुआ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी जीरो नहीं आता है, कुछ ना कुछ आता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होता है, एक फिक्स चार्जेस होता है, ठीक है, वो पे करना ही पड़ेगा। एक फिक्स चार्जेस होता है प्लस यूज के हिसाब से हमें जो देना है वो देना पड़ता है। ऐसे लैंडलाइन में भी टेलीफोन के केस में था, ठीक है। फिक्स चार्जेस एक टेलीफोन रखने से देना पड़ेगा कस्टमर को, और उसके बाद प्लस यूसेज, अब जितना कॉलिंग करोगे उस पे देना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड हो गया, और बाकी यूसेज के ऊपर यानी वेरिएबल हो गया। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे ज्यादा बिल आएगा, ज्यादा कॉल करोगे ज्यादा बिल आएगा टेलीफोन का, ठीक है। मेंटेनेंस का भी ऐसा होता है। कुछ मेंटेनेंस हमारा कैसा होता है, फिक्स्ड होता है कि ये खर्चा करना ही पड़ेगा इस मशीन को रखने के लिए, ठीक है। तो कुछ फिक्स्ड मेंटेनेंस है कि मंथली 1000 रुपए तो खर्चा करना ही पड़ेगा इस मशीन को रखने के लिए। बाकी यूसेज के ऊपर है, जितना ज्यादा मशीन यूज करोगे उतना ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कम करोगे कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी वेरिएबल या फिक्स्ड कॉस्ट। दे डू नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट। आउटपुट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड का भी नेचर है, वेरिएबल, क्योंकि फिक्स तो देखो आउटपुट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता है, बट वेरिएबल होता है। तो ये क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आउटपुट के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो बस याद रखने वाला ये चीज है, फिक्स्ड खर्चा जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वेरिएबल खर्चा जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा खर्चा, कम प्रोडक्शन तो कम खर्चा। सेमी वेरिएबल जो है वो कुछ हद तक डिपेंड करेगा, जितना उसका फिक्स पोर्शन है, और बाकी डिपेंड नहीं करेगा, बाकी यूसेज पे करेगा, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम पे करेगा, ठीक है। फिर कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट को हम लोग चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल मतलब जिस कॉस्ट को चाहे तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेंट का खर्चा, एक बार रेंट एग्रीमेंट में आ गए। नॉर्मली कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट 3 इयर्स का होता है, डोमेस्टिक यानी अगर रहने के लिए घर रेंट पे ले रहा है तो 1 ईयर का होता है, 11 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो एक बार अगर हम लोग रेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमें वो रेंट का पेमेंट करते जाना है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं डोमेस्टिक के केस में कि इस बार ना दुकान में ज्यादा अच्छा बिक्री नहीं हुआ तो हम लोग मतलब ज्यादा सेल नहीं हुआ तो हम लोग रेंट नहीं पे करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। हम लोगों ने मान लो इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, इंश्योरेंस का हमें प्रीमियम भरना पड़ता है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग इस बार प्रीमियम नहीं भरेंगे। तो वही बोल रहा है कि अनकंट्रोलेबल, एक बार एग्रीमेंट में चले गए तो पे करना ही पड़ेगा। नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एट एनी लेवल ऑफ मैनेजरियल सुपरविजन, किसी भी तरीके से हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट हम लोगों ने कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो हमें वो खर्चा देते जाना है, अब हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो। कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल का मतलब जो खर्चा हम लोग चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स बजट होल्डर बट आर नॉट टोटली कंट्रोलेबल। सम कॉस्ट आर partially controllable by one person and partly by other, ठीक है। तो बोल रहा है कि cost which can be influenced by its बजट होल्डर, मतलब जो बजट बनाया है इस कॉस्ट का वो इस कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। और बट आर नॉट टोटली कंट्रोलेबल, मतलब कंट्रोलेबल का मतलब ये नहीं कि फुल्ली कंट्रोलेबल है, ठीक है। तो कुछ मतलब बजट होल्डर फुल्ली उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है, उस कॉस्ट का कुछ पार्ट जो है कंट्रोल करेगा एक पर्सन और बाकी अदर पर्सन करेगा। मतलब समझाते हैं, यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, देखो लिखा है मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल बाय बोथ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजमेंट।
मैनेजर, ठीक है। तो मान लो कोई मशीन का कितना मेंटेनेंस होगा, उसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट का हम लोगों ने बजट बना लिया कि इस मशीन को 1 साल यूज करने के लिए इतना मेंटेनेंस कॉस्ट हो सकता है। बट ये मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा कम रहे, मतलब कंट्रोल में रहे, वो कौन कर सकता है? तो प्रोडक्शन जो कर रहा है उस मशीन में उसको भी करना पड़ेगा, और जो उस मशीन को मेंटेन करने का काम करता है उनको भी उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बजट जो बनाया है उसी के लिए, वो अकेला सारा कंट्रोल नहीं कर सकता है कॉस्ट को। तो ये एग्जांपल से वो बात समझ में आता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय बोथ द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस मैनेजर। तो किसी भी मशीन या फिक्स्ड एसेट या जो भी हो, उसे मेंटेन अगर करना है, तो अगर उससे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन्हें भी वो मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस मैनेजर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। फिर देखो, बोल रहा है फंक्शन बेसिस पे क्या क्या होता है। तो ये जो है कॉस्ट शीट पे काम आएगा। फंक्शन बेसिस पे होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये एक फंक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग करना यानी प्रोडक्शन करना। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और इसके अलावा यहाँ पर है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। हम बताते हैं, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन करने का खर्चा। कॉस्ट रिलेटेड विद एक्टिविटी परफॉर्म्ड अंडर फैक्ट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का होगा, फैक्ट्री में होगा, तो फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है और उसके अगेंस्ट में जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जैसे कि फैक्ट्री में, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में पावर का जो यूज हो रहा है, फैक्ट्री इंश्योरेंस, सुपरवाइजर का सैलरी, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है उनका सैलरी, फैक्ट्री में जो एसेट्स है उसका डिप्रिशिएशन, ठीक है। ये सारी चीज जो है हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आता है। मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माना जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं उनको दिया गया सारा, मतलब उनके ऊपर किया गया जो भी खर्चा है, यानी जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ऑफिस का खर्चा। तो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस को चलाने के लिए ये खर्चा करना ही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन और सर्विस। ऑब्वियसली ये प्रोडक्शन या सर्विस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कौन लोग होते हैं, जैसे कि स्टाफ जो भी ऑफिस में बैठते हैं, अकाउंटेंट हो, सेल्स मैनेजर हो, जो भी हो, ऑडिट का फीस दे रहा है को, अगर हम लोग का ऑडिट करना मैंडेटरी है तो ऑडिटर आता है, तो ऑडिट का फीस का खर्चा, डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट यूज्ड इन ऑफिस, ऑफिस रेंट, इस तरीके का, मतलब विद इन ऑफिस जो भी खर्चा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट माना जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि द सेलिंग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करवाने का खर्चा, ठीक है। हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाए हैं, उसे बेचने के लिए अब लोगों को पता भी तो होना चाहिए ये प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया है, तो फिर एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस which begins with making packed product available for dispatch and end with making the reconditioned return empty package available for reuse, delivery vans depreciation example। अच्छा देखो, ये सेलिंग वाला है, ऊपर वाला जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ठीक है। तो सेलिंग वाला पहले बता दी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही बताते। द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोमोशनिंग सेल्स एंड रिटेनिंग कस्टमर, सेल्समैन सैलरी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का जो प्रमोशन करना चाहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है तो उसका तो प्रमोशन करना पड़ेगा, मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है। तो वही बोल रहा है, वो सब खर्चा को हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। ताकि हमारा कस्टमर हमारे पास रिटेन करे, रहे, कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे एक बार, ऐसा नहीं बार बार खरीदे, तो कस्टमर रिटेन हो, तो उसके लिए तो प्रमोशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। अब अगर हम लोग जैसे सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं तो वो हमारे सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक वैन रखे हैं, अब उस डिलीवरी वैन का डिप्रिशिएशन वो हो जाएगा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब यहाँ पर डिटेल्स क्या दिया है, बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विथ मेकिंग packed product available for dispatch and end with making the reconditioned return empty package available for reuse। बोल रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम लोगों ने रेडी किया, ठीक है, तो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विथ मेकिंग पैक्ड प्रोडक्ट, हम लोगों ने प्रोडक्ट को पैक किया, ठीक है, और उसको डिस्पैच करवाया, तो वो डिलीवरी का खर्चा हो गया। एंड एंड विथ मेकिंग द रिकंडीशनड रिटर्न, और हम लोगों ने क्या किया, जैसे तुम लोग देखोगे बिग बास्केट वगैरह में अगर कभी भी ग्रोसरी वगैरह लेते हो, तो वो फ्रूट्स जो है ना, वो एक जो है
कार्टून में देते हैं, ठीक है, गत्ते के डब्बे में देते हैं, तो वहां लिखा हुआ रहता है कि आफ्टर यूज आप चाहे तो हमें ये रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिटर्न कर दीजिएगा। तो देखो करना मैंडेटरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो। तो वही बोल रहा है एंड विद मेकिंग द रिकंडीशन रिटर्न एम्प्टी पैकेज अवेलेबल फॉर रीयूज, ताकि वो फिर से वो रीयूज कर सके, मतलब ये कंडीशन है, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो ये भी हमारा, ये जो लिखने का खर्चा, ये पैकेजिंग का खर्चा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। इसके अलावा मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है, डिलीवरी वैन्स डिप्रिशिएशन, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये खर्चा कब होता है, जैसे हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमारा अच्छा खासा बिक रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उसको और भी गुड क्वालिटी का बनाए और सस्ते में वो हम लोग बना के बेच सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तो नया आइडिया लाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि रिसर्च करने का तो एक खर्चा होता है ना, हमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडियाज, processes, products by experiment and implementing such result on commercial basis। तो जैसे कि रिसर्च स्टाफ का दिया गया सैलरी, तो रिसर्च जो करते हैं वहां पर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको दिया गया सैलरी का खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा होता है। तो वही बोल रहा है न्यू आइडिया डिस्कवर किया कौन करेगा, जो रिसर्च कर रहा है। प्रोसेस प्रोडक्ट्स बाय एक्सपेरिमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग सच रिजल्ट, फिर हम लोगों ने उस जो प्रोडक्ट बनाते थे उसको फिर से प्रोसेस किया, वो न्यू एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट जो आया उसके साथ इंप्लीमेंट किया ऑन कॉमर्शियल बेसिस, मतलब पहले रिसर्च किया, फिर प्रोडक्ट पे वो अप्लाई किया, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को कॉमर्शियली हम लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, ठीक है। तो बेचा तो प्रॉफिट तो होगा ऑब्वियसली, अगर हम लोग सस्ते में अच्छा चीज दे सकते हैं, लेकिन रिसर्च वगैरह करने का जो खर्चा हुआ, रिसर्च स्टाफ का जो सैलरी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्या है, प्री प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, व्हेन ए न्यू फैक्ट्री इज स्टार्टेड और न्यू प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड, देयर मे बी सर्टेन ट्रायल रन, कॉस्ट सच कॉस्ट जो है सच कॉस्ट, सॉरी, टर्म्ड, अच्छा टर्म्ड लिखा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग खराब हो गया है। सच कॉस्ट टर्म्ड एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, हम बताते क्या होता है। बोल रहा है कि प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, बोल रहा है कि हम लोग जब भी कोई नया फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं या नया प्रोडक्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमारा ट्रायल रन का जरूरत होता है। जैसे कोविड के टाइम पे तुम लोग देख सकते हो, जब कोविड का वैक्सीन आया तो ऐसा नहीं है कि पहले पब्लिक को दिया गया, पहले उसका ट्रायल रन हुआ, ठीक है, स्पेसिफिकली कुछ पर्सन पे ट्राई किया गया कि हाँ क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बाद ही लोगों को बोला गया कि हाँ अब सब कोई लेने के लिए रेडी है। लेकिन पहले देखोगे बड़े लोगों का आया था, बच्चों का बाद में आया, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई भी प्रोडक्ट नया मार्केट में जब आता है तो उसके ऊपर ट्रायल रन करना जरूरी होता है। तो ये जो ट्रायल रन का खर्चा है, इस या फिर इस तरीके का जो खर्चा है उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। या फिर जैसे देखो जियो जब मार्केट में आया था तो उन्होंने भी ट्रायल रन किया ना, फ्री में दिया, फिर लोगों को जब पसंद आ गया तो उसको फिर पेड कर दिया, ठीक है। तो वो ट्रायल रन जब होता है फ्री में होता है, तो उसमें जो लॉस होता है कंपनी का या जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो बाद में प्रोडक्ट के प्राइस के साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करके वो लोग रिकवर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वही बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, मतलब लॉस बोल के नहीं सोचेंगे, सोचेंगे कि ट्रायल रन आज कर रहे हैं फ्री में, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। अब तुम लोग सोचोगे कोविड वाले में क्या बेनिफिट मिला, देखो वो तो सरकार की तरफ से था, तो जो सरकारी जगह पे लिए हो तो फ्री में हुआ, तो उसमें तो सरकार का कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, वो प्रॉफिट के लिए किया भी नहीं किया। लेकिन इतना ज्यादा भीड़ था कि प्राइवेट सेक्टर में भी पैसा देके हो रहा था, तो प्राइवेट सेक्टर वाले का उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहा है। और ट्रीटेड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे जियो के केस में, जियो पहले फ्री में दिया, उसके बाद चार्जेबल कर दिया, फिर धीरे धीरे चार्ज बढ़ा रहा है, मतलब जो खर्चा पहले उसने किया था ना ट्रायल रन में, वो खर्चा वो जरूर कस्टमर से धीरे धीरे निकाल लेगा, तो वो उसको खर्चा नहीं मानता है, वो उसको क्या मानेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में हमें रेवेन्यू देगा। दे चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट, ठीक है, और धीरे धीरे इस खर्चे को वो प्रोडक्ट में ऐड करेगा। मान लो ट्रायल रन के टाइम में 1 करोड़ का खर्चा हुआ था, ठीक है, अब वो खर्चे को कैसे करेगा, प्रोडक्ट में धीरे धीरे ऐड करके कस्टमर से ही रिकवर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के साथ रिलेशनशिप रख के दो तरीके का कॉस्ट होता है, कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट, ठीक है। रेवेन्यू मतलब डे टू डे का
कॉस्ट। कैपिटल मतलब जो हम लोग जो कॉस्ट इनकट करने के बाद जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ्स के लिए मिलेगा, जैसे कैपिटल एसेट वगैरह होता है ना, वैसे ही। तो देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट टू फ्यूचर पीरियड इज क्लासिफाइड एज एन एसेट। मतलब बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, मशीन, मतलब अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट लेते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, तो उसमें जो कॉस्ट इनकट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। और रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब जैसे हम लोग अपना रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट हमें, जैसे सैलरी मंथली दे रहे हैं तो उसी मंथ के लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम लोगों ने अक्टूबर का सैलरी दे दिया तो नवंबर का नहीं देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट टू करेंट पीरियड, सिर्फ करेंट पीरियड का ही वो बेनिफिट हमें मिलता है। लेकिन बिल्डिंग या ट्रेडमार्क या मशीन के केस में, बिल्डिंग खरीद लिया तो इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलेगा, तभी तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाता है ना। फिक्स्ड एसेट का डेफिनेशन अकाउंट्स में जो है तो वही होता है, उसको फिक्स्ड एसेट को खरीदने के खर्चे को कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो कमिटेड कॉस्ट। कमिटेड कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट हम लोगों ने कमिटमेंट कर दिया, मतलब चाहे तो भी अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली अनअवॉइडेबल कॉस्ट को ही कमिटेड कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन कॉस्टिंग में अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग नाम के साथ होता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि फिर अनअवॉइडेबल में भी हम लिख सकते थे कि वो कमिटेड कॉस्ट है, लेकिन अलग से टर्म पता होना चाहिए। मतलब टू मेंटेन सर्टेन फंक्शन द काइंड ऑफ कॉस्ट इज इनकर्ड एंड कांट बी क्विकली एलिमिनेटेड। मतलब हम लोग ये कॉस्ट को चाहे तो भी बंद नहीं कर सकते हैं, और हमें कुछ मतलब ऐसे कुछ एक्टिविटीज होते हैं जिसके लिए हमें ये कॉस्ट इनकट करना जरूरी होता है, हम लोग चाहे तो भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे रेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, मैंने अनअवॉइडेबल में भी सेम जो है मतलब एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। फिर बोल रहा है डिस्क्रिएशनरी कॉस्ट, मतलब अवॉइडेबल या एडिशनल कॉस्ट। डिस्क्रिएशनरी कॉस्ट का मतलब जो है कि हम लोग ये कॉस्ट चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बोल रहा है नॉट रिलेटेड टू द ऑपरेशंस रिजल्ट फ्रॉम स्पेशल पॉलिसी डिसीजन, new research etc can be eliminated or reduced to desirable level of output। मतलब discretionary cost का मतलब, जैसे थोड़ी देर पहले रिसर्च डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, तो रिसर्च कर रहे हैं हम लोग तो उस पर खर्चा हो रहा है, तो रिसर्च जो है वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं, प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट हो रहा है उसका बेटरमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी या डिसीजन लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। या फिर न्यू रिसर्च कर रहे हैं उसका खर्चा, तो ये खर्चा हम लोग चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं या चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमारा बजट सही नहीं है तो हम लोग चाहे तो भी रिसर्च नहीं भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कैन बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस, बंद भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और एट द डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट, किसी भी आउटपुट मतलब किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग अपना इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं या फिर उसे कम ज्यादा कर सकते हैं, बेसिकली कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट, ये क्या होता है? बोल रहा है इनकट फॉर, ये देखो पॉलिसी और मैनेजरियल क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा कॉस्ट है इनकट फॉर इंप्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसी सच एज एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउस एटसेट्रा, सच कॉस्ट आर ऑफन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। मतलब बोल रहा है पॉलिसी या मैनेजरियल कॉस्ट क्या होता है कि अगर हम लोग ये देखो क्या बोला है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउस इस तरीके का कुछ चीज जो है प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब इस तरीके का कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का कुछ पॉलिसी ले रहे हैं कि हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउस बनाएंगे। तो इसके लिए इनकट फॉर इंप्लीमेंटिंग पर्टिकुलर मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है कि हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हाउस बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का पॉलिसी लेने से जो खर्चा इनकट होता है, मैनेजर के डिसीजन के वजह से जो खर्चा इनकट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिसी और मैनेजरियल कॉस्ट। और इस तरीके का कॉस्ट जो है डिस्क्रिएशनरी होता है, मतलब हम लोग चाहे तो उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी पढ़ाना, चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे तो उसे रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे तो उसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट मतलब ऐसे सीढ़ी जैसा दिखता है तभी इसका नाम है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट का मतलब क्या है, जो खर्चा कुछ हद तक फिक्स्ड रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर फिक्स्ड रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर फिक्स्ड रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। मान लो मेरा जो रूम है जहां पर हम पढ़ाते हैं वहां पर 15 स्टूडेंट इजीली बैठ सकता है, रूम का रेंट है 25,000 पर मंथ, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो मेरा रूम रेंट का खर्चा 25,000 पर मंथ चल रहा था, अब मेरा 15 से 20 स्टूडेंट हो गया, अब उस जगह पे एकोमोडेट नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, बड़ा घर लेना है जिसका रेंट हो गया 30,000, तो मेरा 5,000 से ये खर्चा बढ़ गया, ठीक है। पहले
पहले कितना था, पहले था 25,000, 5,000 से बढ़ के कितना हो गया 30,000। अब जब तक मेरा 20 स्टूडेंट है मेरा खर्चा 30,000 ही रहेगा, उससे ज्यादा जब होगा तब जाके मेरा रेंट का खर्चा फिर से बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो खर्चे का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो वो सीढ़ी के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप कॉस्ट। कांस्टेंट फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे 15 स्टूडेंट तक कांस्टेंट है, देन इंक्रीज्ड बाय ए फिक्स्ड अमाउंट, अब 5,000 से बढ़ गया, ठीक है, एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि 15 से 20 लोग हो गए, ठीक है, तो इसीलिए लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ गया, तो इस वजह से मेरा खर्चा भी 15,000 से 5,000 बढ़ के 20,000 हो गया, ठीक है। इस तरीके के खर्चे को हम लोग स्टेप कॉस्ट बोलते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन हम बता देते हैं। मान लो हम 100 यूनिट बनाते हैं, अब मुझे लग रहा है हम 101 यूनिट बनाएंगे, तो जो भी हम बना रहे थे प्रीवियसली उससे अगर 1 यूनिट भी ज्यादा बनाते हैं तो उस 1 यूनिट को बनाने में मेरा कितना एक्स्ट्रा वेरिएबल खर्चा लगता है, फिक्स नहीं वेरिएबल, क्योंकि फिक्स खर्चा थोड़ी ना कम ज्यादा होगा। अब ये 100 यूनिट बनाने का ये पूरा जगह मान लो रेंटेड है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था, अब इसका रेंट है 10,000 रुपए, अब 100 यूनिट बनेगा तो भी 10,000, 101 यूनिट बनेगा तो भी 10,000, जैसे यहाँ 15 स्टूडेंट बैठेंगे तो भी 25,000, अगर एक स्टूडेंट भी बैठेगा तो भी मुझे 25,000 रेंट देना है। तो हम लोगों ने तो पढ़ा ना फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से वेरिएबल कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, उसके कैलकुलेशन को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, और इसका भी एक अलग चैप्टर होता है पढ़ने के लिए जो कि इंटर में है। एग्रीगेट कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट which changes with change in every unit, एक यूनिट चेंज होने पे जो कॉस्ट, यहाँ पर एग्रीगेट कॉस्ट का मतलब है टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एट ए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, कितना चेंज हमें देखना है, एक यूनिट का चेंज देखना है, विथ चेंज इन एवरी यूनिट, एक एक यूनिट के चेंज में कितना वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, उसी चेंज का कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट वेरिएबल इन नेचर सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मतलब इस तरीके के कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट पार्टिसिपेट कर पाएगा, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे कि मटेरियल, मटेरियल का खर्चा वेरिएबल होता है, लेबर का, डायरेक्ट लेबर का खर्चा वेरिएबल होता है, जैसे कि टेलर का देख लो, एक शर्ट सिलेगा 200 रुपए लेगा, दो सिलेगा 400 रुपए लेगा, ठीक है। फिर बोला है देखो यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा, मतलब अगर हम लोग जो चीज प्रोड्यूस करें उसके मेथड में, प्रोडक्शन मेथड में, या उसके प्रोसेसिंग मेथड में, या फिर उसके एक्टिविटी लेवल में अगर कोई चेंजेस हुआ, उस वजह से जो कॉस्ट का चेंजेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट फ्रॉम 1000 यूनिट टू 2000, मतलब हम लोग पहले 1000 यूनिट बना रहे थे, अभी बना रहे 2000 यूनिट, मतलब एक्टिविटी लेवल हमारा चेंज हो गया, पहले हम लोग 1000 यूनिट का एक्टिविटी लेवल फॉलो करते थे, अब 2000 यूनिट का फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। अगर बढ़ जाता है तो इंक्रीमेंटल, अगर घट जाता है तो डिक्रीमेंटल, वही लिखा हुआ है। इफ द कॉस्ट इज increased as compared to past, then it is called incremental. If the cost is decreased as compared to past, then it is called decremental cost, ठीक है। तो प्रीवियस जो कॉस्ट था उससे अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इंक्रीमेंटल, अगर कम हो जाता है तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाता है। फिर बोला है कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। कैपिटलाइजेशन कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट विच इनिशियली रिकॉर्डेड एज एसेट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, जैसे कि मान लो हम लोगों ने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 10,000 रुपीज से, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कैसे हुआ, एज एन एसेट, ये खर्चा एसेट की तरह रिकॉर्ड हुआ। अब इस फिक्स्ड एसेट पे हमें करना पड़ेगा चार्ज डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड एसेट है तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना। तो पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10,000, सॉरी 1,000, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना बचा 9,000, फिर 9,000 पे हम लोगों ने चार्ज किया 1,000, ऐसे करके हम लोग जितना इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगा हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। तो ये जो कॉस्ट है ना 1,000 1,000 करके डेप्रिसिएशन, तो ये इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस के तरह ट्रीट करें, क्योंकि डेप्रिसिएशन को तो हम लोग पीएल में लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन बोल के, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो वही बोल रहा है कि ये 10 लाख को हम लोगों ने जिसको फिक्स्ड एसेट की तरह रिकॉर्ड किया था स्टार्टिंग में इनिशियली, धीरे धीरे हम लोग उससे कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंस की तरह राइट ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इसी 10,000 से 1,000 राइट ऑफ किया, फिर बचे हुए 9,000 से 1,000 राइट ऑफ किया, तो मतलब जो कभी एसेट की तरह दिख रहा था वो धीरे धीरे डिप्रिसिएशन के नाम से
क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस की तरह राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के खर्चे को हम लोग बोलते हैं, देखो जब फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल कॉस्ट इनकर्ड, और जब हम लोग उस फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे यहाँ एग्जांपल है डिप्रिशिएशन ऑन मशीन, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि इम्प्यूटेड या अपॉर्चुनिटी इम्प्लिसिट, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। कॉस्ट में इम्प्यूटेड या अपॉर्चुनिटी या इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि हम लोग अगर एक ऑप्शन अवेल कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे देखो, अगर तुम लोग कॉमर्स लिए हो तो तुम लोग आर्ट्स और साइंस नहीं लिए हो, ठीक है। तो जो नहीं लिए हो उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है, उसी कॉस्ट लॉस को, जो कॉस्ट हम लोगों ने लॉस किया उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लो कोई बिजनेस करेगा, ठीक है, तो वो जॉब नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेस करेगा वो जॉब नहीं करेगा, मान लो बिजनेस करके वो कमाता है पर मंथ 1 लाख, ठीक है। अब जॉब करता तो वो कमाता मान लो 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे बिजनेस में ही ज्यादा होता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता है। तो 1 लाख और ये हो गया 1,50,000। अगर वो जॉब चूज करता है तो 1 लाख का लॉस होगा, अगर बिजनेस चूज करता है तो 1,50,000 नहीं ले पाएगा। तो वही बोल रहा है कि एक ऑप्शन लेते वक्त अगर दूसरे ऑप्शन को हम लोग नहीं ले पा रहे, जो कि नॉर्मल सा बातें नहीं ले पाएंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, उसमें हमारा जो कॉस्ट लॉस होता है उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी या इम्प्यूटेड या इम्प्लिसिट कॉस्ट। कॉस्ट वेयर देयर इज नो आउटले ऑफ कैश, मतलब इससे हमें किसी को कैश का आउटफ्लो नहीं करना है। जैसे मैंने बिजनेस 1 लाख का एवेल किया तो मैंने 1.5 लाख का जॉब नहीं लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी को 1.5 लाख देना है, ऐसा नहीं होता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर कोई कॉस्ट का आउटफ्लो नहीं होता, ये एक थिंकिंग है, ये सोच है, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखो एग्जाम्पल, गुड्स परचेस्ड फॉर 10,000, हम लोगों ने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। इंटरेस्ट ऑन 10,000 कुड हैव बीन अर्न बट इफ इट इज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, हेंस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी और इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब क्या बोल रहा है, तुम लोगों ने मान लो 10,000 रुपए का मोबाइल लिया, अगर वो मोबाइल नहीं लेके तुम लोग उस पैसे को बैंक में रख देते तो तुम लोग को इंटरेस्ट मिलता। तो इंटरेस्ट तुम लोगों ने लॉस्ट किया, ठीक है। तो जितना इंटरेस्ट लॉस किया ना, उस लॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को वो खर्चा किसी को पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्योंकि मोबाइल खरीदा तो हम लोगों ने जो है उससे उस पैसे को बैंक में नहीं रखा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट विच इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब जिसमें रियलिटी में हमारा कैश आउटफ्लो होगा। जैसे कि रेंट पेड फॉर फैक्ट्री, जैसे हम लोग फैक्ट्री के लिए रेंट पे कर रहे हैं, या सैलरी पेड टू इम्प्लॉइज, ठीक है, जो भी बोलो। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये दोनों, इम्प्लिसिट का मतलब सच में कोई कॉस्ट कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि ये ले रहे हैं तो वो नहीं ले पा रहे, तो जो नहीं ले पा रहे उसका जितना लॉस है उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और जो आउट ऑफ पॉकेट मतलब जो हमारे पॉकेट से जो पैसा जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, आज देखो हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पीडीएफ भी तुम लोग मुझे एक बार याद दिलाओगे तो हम शेयर कर देंगे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी कंप्लीट करेंगे और टाइम होगा तो हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। हाय मैम।